हेलो बच्चों, वेलकम टू पाठक क्लासेस। माय नेम इज बजित पाठक और आज का जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, देखिए एक टॉपिक आता है जिसका नाम है डेरिवेटिव्स। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। अच्छा, इसका ये एक एप्लीकेशन है। ठीक है, मतलब आप कह सकते हो डेरिवेटिव्स के इनफाइनाइट एप्लीकेशन है, उसमें से एक एप्लीकेशन है मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो आज का जो वीडियो है वो हम इसी के ऊपर पढ़ेंगे। अब देखो क्या है कि ये क्लास 12 के करिकुलम में आपका वैसे ही आ जाता है, लेकिन अगर आप साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो ये फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, नीट एंड जेई के लिए भी। ठीक है, तो आज का जो पूरा वीडियो है ये थोड़ा फिजिक्स और थोड़ा मैथ्स दोनों को मिला के आपको क्वेश्चंस वगैरह मिलेगा, कॉन्सेप्ट्स वगैरह मिलेगा। ठीक है, तो देखिए इस टॉपिक में दो टाइप के टेस्ट्स होते हैं। मतलब मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है वो तो मैं आपको बताऊंगा ही। इस टॉपिक के अंदर दो टाइप के टेस्ट्स होते हैं, मतलब इसको करने के दो टाइप के तरीके होते हैं। एक होता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, एक होता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। आज का जो टॉपिक है वो मैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट के ऊपर करवाऊंगा। फर्स्ट ऑर्डर का जो है टॉपिक आज के वीडियो में नहीं है, उसके लिए आपको अलग से वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, इनफैक्ट देखा जाए तो यही जो मेथड है सबसे ज्यादा प्रेफरेबल है, क्योंकि इजी होता है। तो लोग ज्यादातर क्या करते हैं, इसी मेथड को प्रेफर करते हैं। ओके, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज का। ओके, तो देखिए मैक्सिमा मिनिमा पहले होता क्या है उसको समझिए। मैक्सिमम मिनिमा का अगर मैं सीधे शब्दों में आपको बात बताऊं, देखो ये टॉपिक जैसे जैसे आगे बढ़ेगा धीरे धीरे डिटेल में आपको बताऊंगा कि क्या होता है, क्यों होता है, किस वजह से करता है। स्टार्टिंग में आपको मैं जितना बता रहा हूं उसको आप मान लीजिए। जैसे जैसे वीडियो लेक्चर आज का बढ़ता जाएगा मैं डिटेल में कहां पे क्या होता है, क्यों होता है, उसके बारे में सब कुछ धीरे धीरे आपको बताता रहूंगा। देखिए आपके पास मान लीजिए एक ग्राफ है, कोई भी एक रैंडम ग्राफ ले लीजिए। मान लीजिए आपका एक्स है और यहाँ पे आपका वाई है। कभी बार क्या होता है, मान लीजिए आपका जो ग्राफ है वो नॉन लीनियर कर्व है, मतलब ऊपर नीचे से जा रहा है, सीधा नहीं जा रहा। मान लीजिए एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे 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 नॉन लीनियर कर्व है। ठीक है, ये आपका नॉन लीनियर कर्व है। नॉन लीनियर कर्व माने जो टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है, सीधा नहीं जा रहा है, ऐसे सीधा नहीं जा रहा है। ठीक है, अब देखिए इस पूरे कर्व में आपको मैक्सिमम पॉइंट्स कहां पे मिल रहा है। जहां पे मैक्सिमम पॉइंट का मतलब होता है जहां पे ग्राफ आपका पीक ले रहा है, सबसे ऊपर कहां पे है। देखिए ये एक पॉइंट है ए, ये एक पॉइंट है बी, ये एक पॉइंट है सी, ये एक पॉइंट है डी, ये एक पॉइंट है ई, ये एक पॉइंट है एफ, ये एक पॉइंट है जी। मान लीजिए इस पॉइंट को मैं थोड़ा ऊपर और कर देता हूं। तो ये जो आपके पॉइंट्स है ए बी सी डी ई एफ जी, इन पॉइंट्स को कहा जाता है पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा। पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा, क्योंकि बेटा यहां पे ग्राफ आपके मैक्सिमम वैल्यूज को अटेन कर रही है, यहां पे पीक ले रहा है। और जो आपके पॉइंट्स है, नीचे वाले जो पॉइंट्स है, जैसे मान लीजिए इसको आप एच आई जे के एल एम ले लीजिए। तो ये जो एच आई जे के एल एम, ये जो सारे पॉइंट्स हैं इनको कहा जाता है पॉइंट्स ऑफ मिनिमा। मिनिमा क्यों बेटा, क्योंकि इन पॉइंट्स पे आपका जो ग्राफ है वो डिप्रेशन ले रहा है। डिप्रेशन मतलब गड्ढा आ रहा है। जहां पे ऊपर आए, पीक आए, उन पॉइंट्स को कहा जाता है मैक्सिमा, और जहां पे गड्ढे आ रहे हैं उन पॉइंट्स को कहा जाता है मिनिमा। ठीक है, तो आपको बेसिकली स्टडी क्या करना होता है कि ग्राफ में कहां कहां पे मैक्सिमा आएगा, कहां कहां पे मिनिमा आएगा, ये आपको पता करना है। और उस पॉइंट्स पे मैक्सिमम वैल्यूज क्या होंगी और मिनिमम के पॉइंट्स पे मिनिमम वैल्यूज क्या होंगी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब देखिए जैसे मान लीजिए इस पॉइंट पे आपका ग्राफ जो है एक मैक्सिमा ले रहा है। अब किसी एक पर्टिकुलर एक्स के वैल्यू पे ले रहा होगा, मान लीजिए एक्स के किसी ए वैल्यू पे ले रहा होगा, और इस पॉइंट एक्स के ए के वैल्यू पे वो मैक्सिमम वैल्यू ले रहा है। ठीक है, ग्राफ पीक पकड़ रहा है, लेकिन वो मैक्सिमम वैल्यू होगा क्या, उसको अगर आपको पता करना है तो आपको इस ग्राफ के वाई एक्सिस पे चेक करना पड़ेगा, विच इज एफ ए, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू फॉर एक्स इज इक्वल टू ए, इस पॉइंट के लिए। अब जैसे मान लीजिए अगर यहां पे अगर देखा जाए, इस जगह पे देखा जाए, मान लीजिए ये भी x के किसी वैल्यू के लिए आ रहा होगा, जैसे मान लीजिए x इज इक्वल टू b के लिए, तो यहाँ पे ग्राफ आपका क्या ले रहा है, मिनिमा ले रहा है, गड्ढा आ रहा है, डिप्रेशन आ रहा है। अब वो मिनिमम वैल्यू क्या है अगर वो आपको पता कर रहा है, तो b को आपका जो फंक्शन है उसके अंदर आप डाल दो तो आपको पता चल जाएगा मिनिमम वैल्यू क्या है। समझ बात को, यहां पे आपको पॉइंट्स मिल रहे हैं, x के वैल्यूज मिल रहे हैं जहां पे ग्राफ मैक्सिमा मिनिमा हो रहा है, और वो वैल्यू क्या है उसको जानने के लिए आपको y एक्सिस में चेक करना पड़ेगा। तो ये जो पॉइंट्स आपको बेटा यहां पे मिल रहा है, x का जो यहाँ पे वैल्यूज मिल रहा है ए बी और भी बहुत कुछ, जो यहाँ पे आपके ग्राफ जो हैं अप एंड डाउन जा रहे हैं, या आप कह सकते हो ग्राफ में टर्न्स आ रहे हैं। इन एक्स की वैल्यूज को हम आमतौर पे क्या बोलते हैं, इन एक्स की वैल्यूज को हम आमतौर पे बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट्स माने एक्स की वो वैल्यूज जहां पे ग्राफ्स आपके टर्न ले रहे हैं, या तो
ऊपर से नीचे या तो नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, बेसिकली जहां पे वो अप एंड डाउन जा रहा है, मैक्सिमम मिनिमा जा रहा है। तो जिन जिन पॉइंट्स पे एक्स के वैल्यू पे ये अप एंड डाउन जा रहा है उन पॉइंट्स को कहा जाता है क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है, अब देखिए यहां पे मैक्सिमम बहुत सारे हैं, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। इन सभी मैक्सिमम पॉइंट्स को आमतौर पे हम क्या बोलते हैं बेटा, लोकल मैक्सिमा भी बोलते हैं, लोकल मैक्सिमा भी बोलते हैं। और ये जो सारे आपके पॉइंट्स जो नीचे हैं इनको कभी कभार हम लोकल मिनिमा भी बोलते हैं। अब देखिए ध्यान से बात को समझिए, इन सभी मैक्सिमम में सबसे बड़ा मैक्सिमम कौन सा है? देखिए ये मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम है, ये है, ये है, ये है, ये है, इनमें सबसे बड़ा मैक्सिमम ये है। तो जो सबसे बड़ा मैक्सिमम है पॉइंट बी पे जो आ रहा है उसको कहा जाता है ग्लोबल मैक्सिमा, ग्लोबल या एब्सोल्यूट मैक्सिमा। इसका मतलब है जो मैक्सिमम वैल्यूज आ रहे हैं या जो पीक पकड़ रहा है उस पे भी सबसे बड़ा, बड़े में सबसे बड़ा। और मान लीजिए यहां पे बहुत सारे मिनिमा है लेकिन सबसे ज्यादा नीचे कौन है, जो नीचे है उनमें भी सबसे बड़ा नीचे कौन है वैल्यू, ये वाला पॉइंट है। तो इसको हम बोलेंगे ग्लोबल या एब्सोल्यूट मिनिमा। ठीक है बेटा, जो बड़े में भी सबसे बड़ा है उसको बोलते हैं ग्लोबल मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मैक्सिमा। जो छोटे में सबसे ज्यादा छोटा है या सबसे ज्यादा नीचे डाउन जा रहा है उसको कहा जाता है ग्लोबल या एब्सोल्यूट मिनिमा। ये एक बेसिक आपको मैं अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूं, ज्यादा डिटेल में दे रहा, ठीक है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग। अब इन सब चीजों को पता करने के लिए हमें ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट करना है। बोले सर किस चीज को पता कर ले? देखिए इन नटशेल अगर आपको बताऊं कि क्वेश्चंस आपके कैसे आएंगे, आपको एक फंक्शन दे दिया जाएगा जो कि आपका y है, ठीक है, डिफरेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, मतलब x के लिए आपके ऐसे अप एंड डाउन कोई कर्व ले रहा होगा, आपसे पूछा जाएगा ये फंक्शन कहां पे अप एंड डाउन लेगा, मतलब मैक्सिमम मिनिमम होगा। मतलब वो आपसे क्या पूछ रहा है, कहां पे x के कौन से वैल्यू पे, मतलब वो क्रिटिकल पॉइंट्स पूछ रहे हैं। और जहां पे वो अप एंड डाउन ले रहा होगा या मैक्सिमम मिनिमा बन रहा होगा वहां पे वो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है क्या। तो जब आपको x पता चल जाता है कि जैसे x इक्वल टू a पे मैक्सिमम हो रहा है तो आप क्या करोगे, उस वैल्यू को आप फंक्शन के अंदर डाल दोगे। तो a पे जो मैक्सिमम वैल्यू ले रहा है वो वैल्यू है क्या, वो आपको पता चल जाएगा। तो इस किस्म के आपके क्वेश्चंस आएंगे। अब इस क्वेश्चन को करने का एक एल्गोरिथम होता है, क्योंकि आज जो हम करने वाले हैं वो है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट का अपना एक एल्गोरिथम होता है। देखिए ये एल्गोरिथम क्या होता है समझ लीजिए। और खासकर सारी चीज बता रहा हूं बेटा, ये जो टॉपिक है फिजिक्स में एक टॉपिक आता है जिसका नाम है इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम, ठीक है, मैकेनिक्स में टॉपिक आता है इक्विलिब्रियम, उसके अंदर ये टॉपिक बहुत ज्यादा यूज होता है, ये एप्लीकेशन डेरिवेटिव बहुत ज्यादा यूज होता है स्पेसिफिकली सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है, मैक्सिमम का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट बहुत ज्यादा यूज होता है। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सब चीजें होती क्या है वो भी मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा। तो आपका मैथ्स का मैथ्स भी हो जाएगा, फिजिक्स का फिजिक्स भी हो जाएगा। देखिए आपको करना क्या है, सीधे शब्द में दिमाग में लगाना, जितना बता रहा हूं वो करते जाओ। क्यों किया जा रहा है उसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा। आपको क्या होता है बेटा, पहले एक फंक्शन गिवन होता है, ठीक है बेटा, फंक्शन गिवन होगा, उस फंक्शन का आपको पहले क्या करना है बेटा, डेरिवेटिव करना है। क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। ओके, सेकंड पॉइंट। फिर आपको क्या करना है बेटा, ये जो आपको डेरिवेटिव मिला इस फंक्शन का उसको आपको क्या कर देना है, जीरो की इक्वल कर देना है। पता है ना डेरिवेटिव को ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है, उसको आपको जीरो की इक्वल कर देना है। ये फंक्शन कुछ x पे रहेगा डेरिवेटिव करने के बाद भी। तो जब आप उसको सॉल्व करोगे तो आपको x की कुछ वैल्यूज मिल जाएंगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको मिल रहा है एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव करने के बाद एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो फिर 4 को उधर ले जाएंगे, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, ऐसे आपको x की वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। तो जब आप x की वैल्यूज को आप निकालोगे, x की वैल्यूज को निकालोगे, तो x की एक वैल्यू भी आ सकती है, दो वैल्यू भी आ सकती है, तीन भी आ सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कि वो लीनियर है कि क्वाड्रेटिक है कि क्यूबिक है। अगर ये कोई लीनियर फॉर्मूला आता है तो एक वैल्यू आएगा, क्वाड्रेटिक आया है तो 2 आएगा, क्यूबिक है तो 3 आएगा। इतना तो समझ आता ही ना, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को कहा जाता है, जो आपको पॉइंट्स मिले x के, इनको कहा जाता है क्रिटिकल पॉइंट्स। मतलब ये वो पॉइंट्स है जहां पे ग्राफ टर्न मार रहा है, या तो अप जा रहा है या तो डाउन जा रहा है, मतलब या तो मैक्सिमम बन रहा है या तो मिनिमम बन रहा है, पीक या तो डिप्रेशन। ओके, अब क्या करना है, ये आपका तीसरा पॉइंट हो गया एल्गोरिथम का तीसरा स्टेप। अब चौथा क्या करना है स्टेप, आपको इसी फंक्शन को जो आपने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव किया था उसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना है, ठीक है। अब क्या करना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करने के बाद आपके पास जितने सारे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं सबके लिए आपको चेक करना पड़ेगा। अब पता करना, जैसे मान लीजिए आपको 3 क्रिटिकल पॉइंट मिले तो आपको पता करना पड़ेगा a के लिए भी कि a पे x इज इक्वल टू a पे मैक्सिमम हो रहा है कि मिनिमम हो रहा है।
जब पता चल जाए तो फिर बी के लिए भी करना है कि बी पे क्या हो रहा है मैक्सिमम की मिनिमम। जब ये भी पता चल जाए तो सी के लिए भी करना है। जितनी सारे क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे सब में आपको चेक करके देखना पड़ेगा मैक्सिमम आ रहा है कि मिनिमम आ रहा है। अब मान लीजिए मैं कर रहा हूँ सिर्फ ए के लिए, अभी फिलहाल मान लीजिए ए के लिए कर रहे हैं, ठीक है। आप बी के लिए भी कर सकते हैं, सी के लिए भी कर सकते हैं, जब क्वेश्चन आएगा तो सबके लिए करना पड़ेगा। अब अगर मान लीजिए आपका जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है वो करने के बाद जो यहाँ पे कंटेंट आपको मिलेगा एक्स के मतलब एक्स के लैंग्वेज में, उस एक्स के अंदर आपको उस क्रिटिकल पॉइंट को पुट करना है। अगर आपका आंसर नेगेटिव आ जाए, लेट्स से जो नेगेटिव आ जाए, उसका मतलब बेटा है कि वहां पे जो आपका पॉइंट है वो आपका मैक्सिमा है। वो क्या है बेटा? आपका मैक्सिमा है। अगर मान लीजिए आपका जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है उसी पॉइंट पे, क्रिटिकल पॉइंट पे, ए पे चेक कर रहे हैं ना, अगर मान लीजिए वो ग्रेटर देन 0 आता है, ये नेगेटिव था ये पॉजिटिव, इसका मतलब है बेटा ये पॉइंट मिनिमम है। मिनिमा या मिनिमम एक ही चीज होती है, सिंगुलर प्लूरल होता है और कुछ नहीं होता, सिंगुलर एंड प्लूरल, ठीक है। और अगर मान लीजिए आपका फंक्शन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करने के बाद उसमें आपने x की वैल्यू को a डाला, जिस क्रिटिकल पॉइंट पे आप चेक कर रहे हो, अगर आपका आंसर 0 आ जाता है उसका मतलब है नीदर मैक्स नॉर मिनिमा, ना मैक्सिमम है ना मिनिमम है, ना ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है ना नीचे की तरफ जा रहा है। तो आप कभी कभार ऐसे भी कह सकते हैं, ऐसे पॉइंट्स पे क्या होता है ना, ग्राफ ऊपर भी नहीं जाता तो नीचे भी नहीं जाता। इसका मतलब क्या होता है सुनिए, जैसे इस वाले केस में क्या है, ग्राफ मैक्सिमम है, इसका मतलब है ग्राफ का शेप कैसा पकड़ेगा, लाइक दिस, है ना। इस वाले केस में क्या है, मिनिमा है, तो इसका ग्राफ का शेप कैसे पकड़ेगा, लाइक दिस, मिनिमम, है ना, मिनिमम गड्ढा है। और इस वाले पॉइंट पे क्या आएगा, ग्राफ का शेप अक्सर ऐसे पकड़ता है, ऐसे ऐसे, लाइक दिस, लाइक जैसे दिस इज द क्रिटिकल पॉइंट। तो ये ऊपर देखिए आगे क्या हो रहा है, वो मैक्सिमम ही जा रहा है और यहां से मिनिमम होता हुआ, सॉरी यहां से मैक्सिमम था, यहां पे मिनिमम की तरफ जाएगा। तो वो मैक्सिमम और मिनिमम के बीच का कोई पॉइंट होता है, तो वो उसको आप ना मैक्सिमम कह सकते हो ना मिनिमम कह सकते हो। अक्सर क्या होता है, ये जो पॉइंट होता है और यहाँ पे जो लाइन होता है वो मोस्टली क्या होता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। वहां पे ना ऊपर की तरफ जा रहा है ना नीचे की तरफ जा रहा है, बस एक ऐसे सीधा लाइन है, समतल भूमि आप कह सकते हो उसको, समतल भूमि, ठीक है। इस पॉइंट को मैथमेटिक्स में हम बोलते हैं डेरिवेटिव में इनफ्लेक्शन पॉइंट। इस पॉइंट को कहा जाता है इनफ्लेक्शन पॉइंट। इन्फेक्शन नहीं, इनफ्लेक्शन, ठीक है। काफी बच्चे बोलते हैं सर इन्फेक्शन नहीं, इनफ्लेक्शन पॉइंट, ठीक है। अब देखिए तो 3 केसेस आपके आ गए, मैक्सिमा, मिनिमा और कुछ भी नहीं, ना नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। अब फिजिक्स के लैंग्वेज में इस कंडीशन को, जहां पे मैक्सिमम होता है, इस कंडीशन को अक्सर हम स्टेबल इक्विलिब्रियम का कंडीशन बोलते हैं। स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब अगर आपको कभी कोई ऐसा फंक्शन दे दिया जाए और उसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव उस क्रिटिकल पॉइंट पे नेगेटिव आ रहा है, तो उसको हम यहां पे इसको हम बेसिकली बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इस वाले कंडीशन को हम अक्सर बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और इस वाले कंडीशन को कहा जाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। और इस वाले कंडीशन को कहा जाता है फिजिक्स के लैंग्वेज में न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। मतलब अगर आपको कोई फंक्शन दे दिया जाए, अगर कोई आपको फंक्शन दे और आपसे पूछे कि वो जो फंक्शन है, चाहे वो किसी का भी हो सकता है, वो वेलोसिटी का हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट का हो सकता है, फोर्स का हो सकता है, पोटेंशियल एनर्जी का हो सकता है, वाइब्रेशन का हो सकता है, एसएचएम का हो सकता है, किसी चीज का भी हो सकता है, ठीक है। फंक्शन होगा टाइम के लैंग्वेज में या तो एक्स के लैंग्वेज में, आपसे पूछेगा उसका इक्विलिब्रियम क्या है, स्टेबल है कि अनस्टेबल है कि न्यूट्रल है। तो आप उसका चेक करके देखोगे कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है उस पॉइंट पे तो अनस्टेबल है, पॉजिटिव आ रहा है तो स्टेबल है, कुछ नहीं 0 आ रहा है तो न्यूट्रल है, ना स्टेबल ना अनस्टेबल, ठीक है। अब लोग सर ये कैसे समझ आता है स्टेबल या अनस्टेबल, क्या लॉजिक है इसका? आप बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, आप सोचो, खुद सोचो। अगर आपके पास कोई चीज बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है, तो आप थोड़ा सोच के देखो, ध्यान से सोच के देखो, ठीक है, प्रैक्टिकली सोच के देखो, आप स्टेबल होगे कि अनस्टेबल। जैसे मान लीजिए मैंने आज खाने में बहुत सारा खाना खा लिया, मतलब गले तक, यहां तक खा लिया, आपको लगता है उसके बाद मैं स्टेबल रहूंगा? या तो इंडाइजेशन होगा या तो वॉमिटिंग होगी, कुछ ना कुछ तो तबीयत खराब होगा ही होगा, क्योंकि मेरे बॉडी को जितना चाहिए तो उससे ज्यादा मैंने ठूस के डाल रखा है। तो ज्यादा होना अच्छी बात नहीं होता, उससे सिस्टम अनस्टेबल हो जाता है ना। तो यहां पे क्या, आप उस तरह से आप समझ लो कि जब आपके पास बहुत ज्यादा होता है माने मैक्सिमा, तो उसका मतलब आप क्या हो जाते हो, अनस्टेबल हो जाते हो। लेकिन अगर मान लीजिए आपने कम खाया है, ठीक है, शायद आपकी भूख नहीं मिटी होगी लेकिन आपने कम खाया, लेकिन आपका हेल्थ जो है वो ठीक रहेगा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो ठीक रहेगा, आप बीमार नहीं पड़ोगे, तो आप क्या रहोगे, स्टेबल। मतलब जब आपने कम खाया मतलब मिनिमम खाया,
तो आप क्या हो, स्टेबल। तो आप उस तरह से याद रखो, जब आपके पास कोई कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, मैक्सिमम होता है, तो चीज सिस्टम क्या हो जाती है, अनस्टेबल हो जाती है। जब कंटेंट कम होता है तो चीज क्या रहती है, स्टेबल होती है। अब मान लीजिए ना आपने ज्यादा खाया ना कम खाया, कुछ नहीं, नॉर्मल है, ना ज्यादा ना कम, तो कैसे रहोगे, कुछ भी नहीं, ना आपकी तबीयत खराब होगी ना आपको ज्यादा भूख लगेगा, आप न्यूट्रल रहोगे। तो ना ज्यादा ना कम, तो उसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रल। और जिस पॉइंट पे होता है मैथ्स में, उस पॉइंट को क्या कहा जाता है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट। इसको और एक तरीके से समझते हैं, मान लीजिए ये एक पहाड़ है, आप पहाड़ की चोटी पे खड़े हो, x इज इक्वल टू, पहाड़ की चोटी पे खड़े, आप खुद सोचो, पहाड़ की चोटी पे अगर आप खड़े हो तो आप स्टेबल रहोगे कि अनस्टेबल, आप इधर भी गिर सकते हो इधर भी गिर सकते हो, आपको डर लग रहा है, तो वहां पे आप क्या हो, अनस्टेबल। और ये देखो, आप मान लो पहाड़ के नीचे वैली पे खड़े हो, गड्ढा है ना, वैली पे खड़े हो, तो आप खुद सोचो, अगर पहाड़ के नीचे गड्ढे पे खड़े हो, वैली पे खड़े हो, तो आप स्टेबल होगे कि अनस्टेबल, स्टेबल। और मान लीजिए आप एक समतल भूमि में खड़े हो, समतल भूमि मतलब प्लेन पे खड़े हो, ना ऊपर ना नीचे, तो वहां पे आप स्टेबल हो कि अनस्टेबल हो, कुछ भी नहीं। जब अगर आप समतल भूमि पे खड़े हो, वहां पे काय की स्टेबिलिटी, काय की इंस्टेबिलिटी, ना स्टेबल हो ना अनस्टेबल हो, सवाल ही नहीं बनता, क्योंकि आप वहां पे प्लेन है। तो आप उस तरह से भी विजुअलाइज कर सकते हो, ग्राफ ऊपर की तरफ ऐसे रहे, ठीक है, कनकेव अपवर्ड ऐसे रहे, तो उस केस में ये मैक्सिमम होता है और ये अनस्टेबल होता है। ग्राफ आपका कनकेव डाउनवर्ड रहे तो उस केस में वो मिनिमम होता है, स्टेबल होता है। और ग्राफ कुछ ना रहे, ऐसे प्लेन रहे, तो उसको बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, और उस केस में क्या होता है बेटा, ना मैक्सिमम ना मिनिमम, और इस पॉइंट को कहा जाता है इन्फ्लेक्शन पॉइंट, ठीक है। तो ये इसका बेसिक एल्गोरिथम है, ये मैक्सिमम का ग्राफ, और ये इसका बेसिक एल्गोरिथम, जिसको हम न्यूमेरिकल्स में भी यूज करेंगे। तो पहले मैं आपको क्या कराऊंगा, पहले मैं कुछ न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, 4-5 न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, उससे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, फिजिक्स के लिए भी मैथ्स के लिए भी। उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि यहां पे हम इसको जीरो क्यों करते थे, अच्छा नेगेटिव होने पे ऐसा क्यों होता था, पॉजिटिव होने पे ऐसा क्यों होता था। इसमें वैसे देखने वाला कुछ है नहीं ऐसे, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ भी नहीं हो रहा, तो यहाँ पे नेगेटिव क्यों हो रहा है, वहाँ पे पॉजिटिव क्यों हो रहा है, और उसको हम जीरो की इक्वल क्यों कर रहे हैं, ये जो सारा रीजन है ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो आज के वीडियो लेक्चर्स में मैं पूरे डिटेल में आपको बताऊंगा कहाँ पे क्या हो रहा है। फिलहाल आप इस एल्गोरिथम को रट लीजिए, या तो नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करते हैं, तो उससे आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इनके पीछे का रीजन क्या है, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, कि फिजिक्स का ही क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा बहुत वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, इनका थोड़ा नॉलेज आपको होना चाहिए अगर आप क्लास 11th पे हैं। जैसे अगर आपको पता हो कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होता है वो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो होता है वो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी होता है, और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है। ये सब बेसिक नॉलेज आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे डेरिवेटिव होता है, कैसे होता है, ठीक है, ये सब पता होना चाहिए। तो देखिए आपका जो क्वेश्चन है वो है कि आपके पास एक डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन दे रखा है जो कि टाइम का फंक्शन है, और वो दे रखा है t³ माइनस 60² प्लस 90 प्लस 5। तो बेटा आपसे पूछा जा रहा है कि ये आपका डिस्प्लेसमेंट का एक फंक्शन दे रखा है। एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, ये पोजीशन का फंक्शन होता है। काफ़ी बच्चे इसको डिस्प्लेसमेंट समझते हैं, डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, ये पोजीशन का फंक्शन होता है इन टाइम। लेकिन ठीक है, अगर आप उसको डिस्प्लेसमेंट कहना चाहते हो कह सकते हो, क्योंकि काफ़ी सारे बुक्स में डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली में पोजीशन होता है। तो वो आपसे कह रहा है कि बेटा वेलोसिटी जो होगा, व्हेन द वेलोसिटी विल बी मैक्स और मिनिमम, वेलोसिटी कब मैक्स होगा कब मिनिमम होगा, और उसकी वैल्यूज भी क्या होंगी वो भी निकाल लेंगे, ठीक है, कि मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगा, मिनिमम वेलोसिटी क्या होगा। देखिए बेटा क्वेश्चंस को करने के लिए पहले आप ये फाइंड आउट कीजिए, मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन है नहीं है, हाँ ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन को करने के पहले ये तो फाइंड कीजिए कि आपका मेन प्राइमरी फंक्शन है क्या, जिसके ऊपर काम करना है। आपका यहाँ पे प्राइमरी फंक्शन क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी के ऊपर काम करना है। वेलोसिटी आपका जैसे वहां पे fx था, तो यहाँ पे ये आपका मेन फंक्शन है जिसके ऊपर अभी ऑपरेशन करना है। तो पहले वेलोसिटी निकालिए तो सही, आपको तो वेलोसिटी का फंक्शन दिया ही नहीं, ये तो डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है, तो ये मेरा मेन फंक्शन नहीं है, वेलोसिटी है, तो पहले उसको लेके आइए। तो वेलोसिटी कैसे लाएं, वेलोसिटी आता है डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट कीजिए। अगर आपको डेरिवेटिव नहीं आता तो मेक श्योर पहले आप डेरिवेटिव समझ लीजिए। आज का टॉपिक एप्लीकेशन है, किसी बच्चे को अगर डेरिवेटिव ही नहीं आता तो एप्लीकेशन कैसे समझेगा, तो पहले डेरिवेटिव समझ लीजिए, ठीक है। उसकी वीडियोस के जो लिंक्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, पहले आप देख लीजिए, मेरे ही वीडियोस हैं, उसके बाद इस पे आइए, तभी आपको थोड़ा बहुत समझ आएगा, पहले बता रहा हूँ, ठीक है। आइए पहले इसका डेरिवेटिव करते हैं। तो डेरिवेटिव में पहले डिफरेंशियल ऑपरेटर सब में लगा दीजिए,
और यहाँ पे कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाता है, ये 3t², ये 2t, ये 9, वो 0, तो ये हो गया 3t² 12t + 9। ठीक है, देखिए और एक काम कर सकते हैं, वैसे ये क्वाड्रेटिक है, पहले तो यहाँ से 3 कॉमन निकाल लिए, ये क्वाड्रेटिक है और ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से स्प्लिट भी हो जाएगा, तो हो रहा है तो कर लीजिए, क्योंकि क्या होता है ना, पॉलिनोमियल्स को अगर आप फैक्टर्स के फॉर्म में रखेंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा फैक्टर के फॉर्म में रख पाएंगे, क्योंकि शायद आपको ऐसा कोई पॉलिनोमियल है जिसको आप फैक्टराइज शायद कर ही नहीं पा रहे, हाँ हो सकता है, ऐसा प्रॉब्लम भी आ सकता है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि वो फैक्टराइज हो सकता है, फैक्टराइजेबल है, तो कर लीजिए, आगे के लिए काम करना आसान हो जाता है। बस मैं यही बता रहा हूँ, हो जाए तो सही, नहीं हो तो अभी अब क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। अभी जैसे ये तो स्प्लिट हो जाएगा, 3 1 से 3, 3t - t + 3, यहाँ से t कॉमन निकाल लीजिए, t - 3, यहाँ से -1 कॉमन निकाल लीजिए, तो आपका हो गया t - 3, t - 1, ये आपका आ गया वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये बेटा मेरा प्राइमरी फंक्शन है जिसके ऊपर मुझे काम करना है। अनफॉर्चुनेटली इस क्वेश्चन के अंदर जिस फंक्शन के ऊपर काम करना है वो डायरेक्टली दे नहीं रखा था, तो आपको पहले डेरिवेटिव करके निकालना पड़ा। कुछ क्वेश्चंस में क्या तो डायरेक्ट दे देते कि ये तुम्हारा फंक्शन है, इस पे काम करो, ऐसे बोल देते हैं। अब इस क्वेश्चन में बोला नहीं था, तो मुझे थोड़ा मेहनत करके निकालना पड़ा। अब काम शुरू करेंगे, अब हम काम शुरू करेंगे, ठीक है। आप इसको स्प्लिट कर भी सकते थे, अगर आपको लगता है कि सर मेरे को स्प्लिट नहीं करना, मेरे को यहीं पे रख देना है या यहीं पे रख देना है, मेरी मर्जी, तो ठीक है रख दो, कोई बात नहीं, मैंने स्प्लिट कर दिया, ठीक है। अगर आपको स्प्लिट नहीं करना तो मत करो। अब स्टार्ट करते हैं। एल्गोरिथम क्या था बेटा, याद करो, एल्गोरिथम क्या था। पहले आपके पास एक फंक्शन होना चाहिए, ये इसको मान लो, इसको मान लो, इसको मान लो, एक ही बात है भाई, किसी को भी मान लो। अब करना क्या है बेटा, उस फंक्शन का डेरिवेटिव करना है। किस रिजल्ट में, वो तो डिपेंड करता है फंक्शन किस में डिफाइंड है। वहां पे मैंने fx लिखा था क्योंकि फंक्शन x में डिफाइंड था, यहाँ पे t पे डिफाइंड है, तो t से करो। तो जो आपका मेन फंक्शन है v, उसको आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करना है, करके उसको 0 की इक्वल कर देना है। यही था ना, पहले डेरिवेटिव करना है, जो मेन आपका फंक्शन है उसको फिर 0 की इक्वल कर देना। मैं एक बार में कर रहा हूं। अगर मैं इसका डेरिवेटिव करता हूं, आप इसमें से कोई सा भी फंक्शन चूज कर सकते हो, सारे एक ही तो है, ये सब एक ही है। चलिए मैं इसको ले लेता हूं, ठीक है। अगर मैं इसका डेरिवेटिव करता हूं, यही तो है आपका वेलोसिटी, यही तो है वेलोसिटी को मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई करके यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे करते हैं तो क्या आ जाएगा, 3 को बाहर निकालिए, यहाँ पे 12 को बाहर निकालिए, यहाँ पे 9 का डेरिवेटिव वो तो वैसे ही 0 हो जाएगा। ये हो गया 2t, ये हो गया 12, यहाँ पे हो गया 0, तो ये हो गया 60 - 12 = 0। तो 60 = 12, t = 12/6, काटा गोटी करके 2 सेकेंड। मतलब आपके ग्राफ में जो क्रिटिक, यही आपका क्या है बेटा, अभी मैंने क्या बोला था कि फंक्शन को फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करना है, करके 0 की इक्वल कर देना है। उससे आपको जो वेरिएबल का वैल्यू मिलेगा, वहां पे x था, यहाँ पे t है, जो वेरिएबल का वैल्यू मिलेगा वही क्या कहलाता है, क्रिटिकल पॉइंट कहलाता है। अब यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट 1 मिल रहा है, तो ठीक है, इसका मतलब है ग्राफ एक जगह पे टर्न लेगा, या तो ऐसे अप वाला या तो डाउन वाला, बस मल्टीपल अप्स एंड डाउन्स आपके ग्राफ में नहीं आएगा, ठीक है भाई। अच्छा, अब मुझे पता करना, अगर आता तो बेटा, अगर आता तो जैसे मान लो 2 सेकंड पे भी आ रहा है, 3 सेकंड पे भी आ रहा है, तो आपको हर एक टाइम के लिए चेक करके देखना पड़ेगा कि कौन से वाले पे मैक्सिमम आ रहा है, कौन से वाले पे मिनिमम आ रहा है। अब मेरे को तो एक ही क्रिटिकल पॉइंट मिला है, तो मैं एक ही पे चेक करूंगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट आपका स्टेप क्या था, याद करो। जो आपका फर्स्ट ऑर्डर आपने डेरिवेटिव किया, फंक्शन को जो पहली बार आपने डेरिवेटिव किया था, इसी को आपको दोबारा डेरिवेटिव करना पड़ेगा। ये आपका पहला डेरिवेटिव है ना फंक्शन का, इसको आपको दोबारा डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो अगर आप दोबारा डेरिवेटिव करते हो, ऐसे भी लिख सकते हो या तो ऐसे भी लिख सकते हो, पहले दोबारा डेरिवेटिव करते हैं, ठीक है। तो आपको डेरिवेटिव करके मिला क्या था, dv/dt मिला क्या था, ये आपका dv/dt है, ध्यान से देखिए, ये आपका dv, ऐसे इसको किया ना, करने के बाद आपको dv/dt क्या मिला, ये आपका dv/dt है ना, दिस इज जो dv/dt करने के बाद अब इसका डेरिवेटिव करना है। तो डेरिवेटिव करना है तो 6 को बाहर निकाल लीजिए, dt/dt, और 12 का डेरिवेटिव वो तो वैसे ही आपका 0 हो जाएगा। ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, तो आपका आंसर कितना आया, बस 6 आया, दैट्स इट। ये dt/dt 1 हो गया, 1 × 6 6, और ये तो 0 हो गया ना, तो उसको लिखने की क्या जरूरत है। अब देखिए आपको क्या करना है, एंड में जाके सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करने के बाद एल्गोरिथम क्या था आपका, चेक करके देखिए। जो क्रिटिकल पॉइंट है, उस क्रिटिकल पॉइंट को डालना होता है, कहाँ पे, इस सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के अंदर। लेकिन आप बोलोगे सर यहाँ पे डालने के लिए है क्या, अगर यहाँ पे 6t मिलता या 60² कुछ मिलता तो t के अंदर डालता,
हाँ अगर होता तो डालते, कभी बार होता भी है। इस क्वेश्चन में कुछ मिल नहीं रहा, यहाँ पे डालने के लिए कुछ है ही नहीं, टी तो दिख ही नहीं रहा यहाँ पे, तो चलो कोई बात नहीं। अगर मैं 2 सेकंड फॉर्मेलिटी के लिए बताता भी 2 सेकंड पे क्या आएगा तो यही आएगा, और अगर 3 सेकंड के लिए होता तब भी यही आता, कुछ और टाइम होता 4 सेकंड तब भी यही आता, क्योंकि टी डालने के लिए जगह तो है ही नहीं। तो ये फॉर्मेलिटी के लिए आपको बता रहा हूँ, चाहे टी का कोई भी वैल्यू है 6 ही आ जाएगा, और अगर डालने के लिए कोई जगह होता तो वहाँ पे आप डाल देते। तो एट टी सेकंड पे ये तुम्हारा वैल्यू क्या आ जाएगा, एट टी 2 सेकंड पे सॉरी एट 2 सेकंड पे वैल्यू क्या आ जाएगा, 6 ही आ जाएगा। तो आपने पहला डेरिवेटिव किया, 0 की इक्वल किया, उससे आपको क्रिटिकल पॉइंट मिला। फिर जो आपका पहला डेरिवेटिव था उसका दोबारा डेरिवेटिव किया, करने के बाद उसके अंदर आपने क्रिटिकल पॉइंट को डाल दिया। आपका आंसर क्या है बेटा, देखो ध्यान से, पॉजिटिव माने ग्रेटर देन 0। तो पॉजिटिव अगर आ रहा है उसका मतलब क्या है, मिनिमा, मतलब आपका वेलोसिटी क्या होगा, टाइम 2 सेकंड पे मिनिमम होगा। मतलब अगर इसका ग्राफ बनाया जाए वेलोसिटी टाइम का, तो ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, कनकेव डाउनवर्ड, और कितने टाइम पे आ रहा है, t = 2 सेकंड पे। ये कांड जो है 2 सेकंड पे हो रहा है, 2 सेकंड पे आपका वेलोसिटी का ग्राफ क्या आएगा, मिनिमम आएगा। इतना तो पता चल गया। मतलब आपका जो सिस्टम है, मतलब आपकी जो गाड़ी है जिसकी वेलोसिटी आप निकाल रहे हो, वो किस में रहेगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगा। बोला सर ये तो पूछा नहीं। अरे पूछा नहीं है, समझ जाओ ना, कॉन्सेप्ट को समझा रहा हूं मैं। मिनिमम होने का मतलब क्या होता है, स्टेबल होना होता है। बार बार उसी चीज को समझा रहा हूं। अगर आपने कम खाया है तो आपको क्या रहना, आप क्या रहोगे, स्टेबल रहोगे। ज्यादा खा लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना, बदहजमी हो जाएगी। तो जब भी चीज कम होता है तो स्टेबल होता है, ज्यादा हो जाए तो अनस्टेबल हो जाता है। और अगर मान लीजिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपका 0 आ जाता है, तो ना ज्यादा ना कम, ना स्टेबल ना इनस्टेबल, उसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रल कंडीशन। ओके, वो अभी वैसे है नहीं। अच्छा, अब अगर आपको पता करना है कि चलिए इतना तो पता चल गया, 2 सेकंड में वेलोसिटी आपका मिनिमम होगा, लेकिन वो मिनिमम वैल्यू क्या है, वो वेलोसिटी की मिनिमम वैल्यू क्या है, वो कैसे पता करें। तो बेटा 2 सेकंड पे जो वेलोसिटी की वैल्यू है वो आप कैलकुलेट कर लो। कैसे करोगे, 2 सेकंड को जो वेलोसिटी का फंक्शन तक आ गया, यही आपका मेन फंक्शन था ना, इसको बोल लो, सब एक ही है भाई, इसको मैंने स्प्लिट करके लिखा हुआ है। तो वेलोसिटी का जो मेन फंक्शन उसके अंदर डाल दो। चलो इसके अंदर डाल देते हैं, या उसमें डाल दो, एक ही है सब। तो एट t = 2 सेकंड आपका जो मिनिमम वेलोसिटी है वो क्या आएगा, v मिनिमम क्या आएगा, डाल दो 3 2 -3, और यहाँ पे 2 - 1 2 - 3 -1, यहाँ पे 1, सारा मिला के -3 मीटर पर सेकेंड। बोलोगे सर वेलोसिटी तो नेगेटिव में आ गया। हाँ तो क्या प्रॉब्लम भाई, वेलोसिटी तुम्हारा वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी पॉजिटिव भी होता है, 0 भी होता है, नेगेटिव भी होता है। स्केलर क्वांटिटीज जो होते हैं जैसे स्पीड वगैरह, वो सिर्फ पॉजिटिव या 0 ही होता है। ये तो वेक्टर क्वांटिटी, इसमें क्या है, तो नेगेटिव हो ही सकता है। नेगेटिव होने का मतलब क्या है कि आपने शायद किसी वेक्टर को जिस रेफरेंस डायरेक्शन में कैलकुलेट करना चाहते थे उसकी उल्टी दिशा में आ रहा होगा। हो सकता है कि आपका रेफरेंस डायरेक्शन ऐसा था और गाड़ी ऐसे मूव कर रहा होगा 3 मीटर पर सेकंड से, तो उल्टी दिशा में कर रहा है तो हमने नेगेटिव ले लिया, ऐसा ही कुछ हुआ होगा। सो दिस इज हाउ द क्वेश्चन इज। ओके, द क्वेश्चन इज ओवर। आपको बोला गया था कहाँ पे जाके वेलोसिटी आपका मिनिमम या मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम तो हो नहीं पा रहा क्योंकि एक ही क्रिटिकल पॉइंट मिला था, ठीक है। मिनिमम हो रहा है कितने पे, 2 सेकंड पे, और वो मिनिमम वैल्यू क्या है वेलोसिटी की, -3, ठीक है। मैग्नीट्यूड वाइज देखा जाए तो 3 मीटर पर सेकंड, ठीक है भाई। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अच्छा देखिए, इस क्वेश्चन में आपको फंक्शन जो है, वेलोसिटी जो है वो रेडीमेड दे रखा है। पिछले वाले क्वेश्चन की तरह नहीं है कि आपको निकालना पड़ेगा। यहाँ पे आपको वेलोसिटी दे रखा है, पिछली बार आपको निकालना पड़ा था, तो आपको बस चेक करना है, चेक व्हेन विल इट बी मैक्स और मिनिमम। अच्छा और एक चीज देखिए, यहां पे आपको इंटरवल दे रखा है कि बेटा आपका जो टाइम है वो क्लोज्ड इंटरवल समझते हो ना, 1 2 3 4 5, 1 से लेके 5 तक, और 5 को भी इंक्लूड करना है, 1 को भी इंक्लूड करना है। इस रेंज के अंदर ही आपको चेक करना है। मतलब आपका क्रिटिकल पॉइंट माने टाइम की वैल्यू अगर इस रेंज के अंदर ही आए, 1 से 5 तक, 1 को भी इंक्लूडेड करना है, 5 को भी इंक्लूड करना है, इसी रेंज में आए तो मैं उसको ले सकता हूं इस क्वेश्चन के लिए। अगर इसके बाहर कुछ वैल्यू आ जाए तो वो अभी वैसे तो ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में मैं अप्लाई नहीं कर सकता, मुझे इसी रेंज के अंदर काम करना पड़ेगा, ठीक है। बस चेक करके देख लेते हैं। चलिए आपको फंक्शन जिसका करना है वो रेडीमेड दे रखा है, तो दिमाग खराब नहीं करना है, डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। तो अभी आप इसका डेरिवेटिव कीजिए, डायरेक्ट डेरिवेटिव कर देते हैं, आपको थोड़ा बहुत आइडिया तो होगा। 2 को बाहर निकाल लीजिए, टी क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है, 3t² इंटू 2 कितना हो जाएगा, 6t²।
यहाँ पे 2 यहाँ पे आएगा तो 2t, 2t इंटू 15 कितना हो जाएगा 30t, और यहाँ पे 36 को बाहर निकालिए, dt बाई dt 1 और 1 का 0, ये आ गया। इसमें से अगर आप चाहे तो 6 को कॉमन निकाल सकते हैं। अच्छा अभी मैंने क्या बोला था कि फैक्टर के फॉर्म में चीज़ों को रखा जाए ना तो आगे जाके काम करने में बहुत आसान होता है। वैसे पिछले वाले उस क्वेश्चन में ऐसे कुछ जरूर पढ़ा नहीं था, लेकिन यहाँ पे पढ़ने वाला है, तो आप पहले इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लीजिए। 6 1 जा 6, नहीं इसको एक काम करते हैं 3 2 से करते हैं, 3t माइनस 2t, 3 2 जा 6 होता है तो उससे करते हैं। वहाँ पे 6 इंटू 1 से करेंगे तो यहाँ पे आएगा नहीं, वैसे आप ट्राई करके देख सकते हैं। यहाँ से t कॉमन निकाल लीजिए, t माइनस 3, यहाँ से माइनस 2 कॉमन निकाल लीजिए, t माइनस 3, t माइनस 2, t माइनस 3, यहाँ पे 6। तो बेटा ये आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया। अब आपको करना क्या है, लॉजिक क्या था कि इस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू को 0 की इक्वल कर देना है। तो 6 t माइनस 2 t माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 6 को नीचे भेज दीजिए। तो बेटा t के 2 वैल्यूज आ गए, t माइनस 2 अगर आपका 0 होता है तो t आपका 2 सेकंड आएगा, और t माइनस 3 अगर 0 की इक्वल होता है तो t इज इक्वल टू 3 सेकंड आएगा। मतलब इस बार क्रिटिकल पॉइंट 2 आ रहे हैं, मतलब 2 कुछ अप्स एंड डाउन्स मिलेंगे। अच्छा और एक चीज हमेशा याद रखिए, मैंने आपको पिछली बार बोला नहीं था कि अगर एक बार आपको मैक्सिमा मिलता है ना बेटा, तो मैक्सिमा के बाद नेक्स्ट वाला जो पॉइंट है अप एंड डाउन का वो मैक्सिमा ही होगा। सॉरी, मैक्सिमा के बाद जो है वो नेक्स्ट वाला पॉइंट आपका मिनिमा ही होगा। मैक्सिमम के बाद देखिए, मैक्सिमम पॉइंट और मिनिमम पॉइंट हमेशा एक दूसरे को ऑल्टरनेट करता है। मैक्सिमा के बाद मिनिमा ही आएगा, मिनिमा के बाद फिर मैक्सिमा ही आएगा, फिर उसके बाद मिनिमा ही आएगा। ऐसा नहीं होता कि मैक्सिमा के बाद डायरेक्ट मैक्सिमा आ जाए या मिनिमा के बाद डायरेक्ट मिनिमा आ जाए, ऐसा यूजुअली नहीं होता, ऐसा नहीं होता, यूजुअली नहीं होता। ठीक है, अगर ऐसा हो जाए तो उसी को हम वो वाला केस बोलते हैं, इन्फ्लेक्शन पॉइंट वाला केस बोल देते हैं। हो सकता है, लेकिन वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स के केसेस आते हैं। अभी वो सब छोड़िए, यहाँ पे बात करते हैं, क्योंकि वो सब टॉपिक्स जो है ना वो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट के अंदर आता है। ऐसे केसेस कभी कभार दिख जाते हैं। ओके, तो अगर आपको ऐसे केसेस दिख जाते हैं कि मैक्सिमम के बाद मैक्सिमम आता है या मिनिमम के बाद मिनिमम आता है, उन पॉइंट्स को हम आमतौर पर इन्फ्लेक्शन पॉइंट का पॉइंट बोलते हैं। इन्फ्लेक्शन पॉइंट जो हमने स्टडी किया था। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं। ये 2 क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए आपके, 2 क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए, तो मतलब आपको 2 बार चेक करना पड़ेगा। पहले उसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालिए, वो सब चेक बाद में करिएगा, पहले इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्टिंग, मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कीजिए इसका। तो फर्स्ट ऑर्डर कितना आया था आपका, ये आया था। अब आप इसको भी प्रेफर कर सकते हो, आप इसको भी प्रेफर कर सकते हो, जो चाहे। लेकिन देखिए, स्प्लिट करने से मुझे फायदा क्या होता है, अगर आप पूछो से स्प्लिट करने से आपको फायदा क्या होगा? फायदा कुछ नहीं, जैसे यहाँ पे अभी जिसको सॉल्व करना था, देखिए अगर मैं ऐसे ही रख देता, फिर आगे जाकर मुझे स्प्लिट तो करना ही पड़ता, वरना मैं टी की वैल्यू को निकालता कैसे? फैक्टराइज तो करना ही पड़ता, तभी मैंने यहाँ पे फैक्टराइज करके रखा था, तो मुझे पता है आगे जाके टी को निकालना पड़ेगा। अब ठीक है, आपको डेरिवेटिव करना है इसी फंक्शन का, इसी का कर लो या इसका कर लो या इसका कर लो, सब तो एक ही है। ये तो इसका फैक्टराइज फॉर्म है, तो कुछ भी कर लो। चलो मैं यहाँ से कर लेता हूँ, आसान रहेगा। टी स्क्वायर का आपका हो जाएगा 2t इंटू यहाँ पे 6 कीजिए 12t, यहाँ पे 30 बाहर निकाल दीजिए, डी बाई डी 1 हो जाएगा और इसका तो 0 हो गया। ये आया। देखिए पिछले वाले क्वेश्चन में आपको टी मिल नहीं रहा था, इस बार टी है, मतलब आप बिठा के चेक कर सकते हैं। अब आपको एक बार चेक करना है 2 सेकंड के लिए। पिछले क्वेश्चन में तो बस आपको एक ही क्रिटिकल पॉइंट मिला था, तो एक बार भी चेक कर रहे थे, एक जगह पे चेक कर रहे थे। इस बार 2 जगह करना पड़ेगा, 2 पे भी 3 पे भी। 2 सेकंड पे चेक करते हैं। तो आपका जो फंक्शन है, मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है कितने पे, t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे। यहाँ पे 2 डालिए, 2 12 से कितना होता है 24, माइनस 30 माइनस 6, नेगेटिव आ रहा है बेटा, मतलब ये केस क्या है, मैक्सिमा, मतलब सिस्टम आपका क्या रहेगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगा। मतलब आपकी वेलोसिटी 2 सेकंड पे मैक्सिमम होगी, 2 सेकंड पे आपकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। और वो मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगा, अगर वो आपको पता करना है तो आप 2 सेकंड को आप इस पर डाल दो मेन फंक्शन के, तो क्या आ जाएगा, देखो 2 का क्यूब 8, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, फिर 36 इंटू 2 माइनस 1, 2 8 जा 16, यहाँ पे 30, यहाँ पे 72, यहाँ पे माइनस 8 8 88 31 7 57 मीटर पर सेकेंड। मतलब अगर आप ग्राफ में देखते हो तो इट लुक्स लाइक दिस, इस जगह पे आपकी वैल्यू कितनी आएगी 56 मीटर पर सेकेंड। ग्राफ
2 सेकंड पे मैक्सिमम पीक पकड़ेगा और उस टाइप उसकी वेलोसिटी क्या आएगी 56 आएगी। और जब वेलोसिटी गाड़ी का मैक्सिमम होता है, आप खुद सोच के देखो, एक गाड़ी फुल स्पीड में भाग रहा है, उसका वेलोसिटी फुल मैक्सिमम है, आपको क्या लगता है वो स्टेबल है? वो तो कभी भी लुढ़क सकता है, कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। तो वही सेम लॉजिक है कि जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा होता है तो वहाँ पे इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा आ जाता है, लेकिन अगर वेलोसिटी कम होता तो वो स्टेबल रहता है, एक्सीडेंट्स होने के चांसेस कम थे। ठीक है, अब देखते हैं 3 पे क्या होएगा। अभी मैंने क्या बोला था बेटा, मैक्सिमम के बाद ना आमतौर पे क्या होता है, मैक्सिमम मिनिमम आप इसको ऑल्टरनेट करता है। अगर मैक्सिमम आया तो अगला वाला मिनिमम ही आना चाहिए। मैक्सिमम के बाद यूजुअली मैक्सिमम कभी होता नहीं है। ग्राफ में क्या देखा है, आपके बाद क्या फिर से कभी आप आता है क्या? हाँ, आने को आ सकता है, फिर वो वाला पॉइंट बीच में हम उसको इन्फ्लेक्शन पॉइंट बोलता है। अभी वो ऐसे केसेस अभी करेंगे नहीं। तो अगर ये मैक्सिमम हुआ था तो अगला वाला मुझे लगता है मिनिमम हो सकता है। चेक करके देखते हैं। एट t = 3 सेकेंड, चेक करके देखो। इसी जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है उसमें आप 3 डाल दो, -12 3 36 -30 तो कितना आया लीजिए। अभी मैंने क्या बोला था कि अगर वहां पे मैक्सिमम आ रहा है तो अगला वाला मिनिमम ही आएगा। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, मिनिमम। बेटा यही लॉजिक है, ग्राफ में अगर कभी कोई अप जाता है तो उसके बाद ही डाउन जाएगा, फिर डाउन के बाद फिर अप आएगा। अप के बाद अप कभी होता थोड़ी है, डाउन के बाद डाउन कभी थोड़ी होता है। अप एंड डाउन एक दूसरे को ऑल्टरनेट करता है मैक्सिमम मिनिमम। मतलब मिनिमम हो गया, मतलब आपका जो सिस्टम है या गाड़ी जो है वो किस में रहेगा, स्टेबल रहेगा। ऑब्वियस सी बात है, वेलोसिटी कम है तो धक्का लगने के चांसेस कम है, एक्सीडेंट्स के चांसेस कम है, तो स्टेबल ही रहेगा। अब वो मिनिमम वैल्यू क्या होगा वो अगर आपको पता करना है तो 3 सेकंड, टाइम जो 3 सेकंड है उसको मेन फंक्शन में डाल दो। 3 का क्यूब कितना हो जाता है, 27 15 इंटू 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पे 36 इंटू 3 और यहाँ पे -1। अभी कैलकुलेट करना है आपको, 54 135 108 इतना। 54 यहाँ पे ऐड कीजिए, 1 6 और यहाँ पे 136, 12 से 6 6 5 से 3 2 26 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या है बेटा, इसी ग्राफ में फिर से काम करते हैं। इसी ग्राफ में जो नेक्स्ट आपका मिनिमम आएगा, जो आपका नेक्स्ट मिनिमम आएगा वो कितने पे आएगा, 3 सेकंड पे आएगा। समझ लो, आपको ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा और उस जगह पे 3 सेकंड पे आपकी वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे इस जगह पे 26 मीटर पर सेकंड। अब आ रहा है 2 सेकंड पे और तब उसकी वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है 56, और डाउन जा रहा है, मिनिमम जा रहा है 3 सेकंड पे और आपकी मिनिमम वेलोसिटी कितनी है 26 मीटर पर सेकंड। ठीक है, दैट्स हाउ द थिंग वर्क्स। ओके, चलिए इसको लिख लीजिए। तो अब का जो क्वेश्चन है ये है कि एट विच टाइम इंस्टेंट्स डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम एंड मिनिमम व्हेन अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड्स। देखिए, ये मोशन अंडर ग्रेविटी का टॉपिक है कि ऑब्जेक्ट को आपने ऊपर ऐसे थ्रो किया तो कौन से मूवमेंट पे जाके आपका डिस्प्लेसमेंट जो है मिनिमम होगा एंड मैक्सिमम होगा। तो मेन फंक्शन यहाँ पे क्या है, प्राइमरी फंक्शन जिसका काम करना है, जिसके ऊपर क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो आप पहले ये पता कीजिए कि डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन क्या होता है। देखिए, अगर आपको मोशन अंडर ग्रेविटी नहीं पता तो वही है, पहले आप थोड़ा देख लीजिए फिजिक्स का, मोशन अंडर ग्रेविटी क्या होता है, उसके बाद ही आप समझ सकते हैं। जब भी हम मोशन अंडर ग्रेविटी वाले टॉपिक्स करते हैं वहाँ पे क्या करते हैं बेटा, हम एक रेफरेंस डायरेक्शन लेते हैं कि ऊपर का प्लस होगा कि नीचे का माइनस होगा। आप कुछ भी ले सकते हो, ऊपर का प्लस नीचे का माइनस, नीचे का प्लस ऊपर का माइनस, कुछ भी ले सकते हो। आमतौर पर हम क्या करते हैं, ऊपर का डायरेक्शन प्लस लेते हैं, नीचे का डायरेक्शन माइनस लेते हैं। अब सपोज कीजिए कि आपने किसी चीज़ को ऊपर की तरफ थ्रो किया है विद अ वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u, तो आपका u का वैल्यू क्या आना चाहिए, प्लस, क्योंकि आपने ऊपर की तरफ किया और ऊपर का डायरेक्शन क्या है, प्लस है। अच्छा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा किधर के साइड लगता है बेटा, हमें पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा नीचे की तरफ लगता है और नीचे का डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव, मतलब हमारे हिसाब से नेगेटिव, तो नेगेटिव लूंगा। अगर मान लीजिए मैंने ऊपर का नेगेटिव नीचे का प्लस लिया होता तो उस हिसाब से u मेरा नेगेटिव होता, g मेरा पॉजिटिव हो जाता। ठीक है, आप कुछ भी ले सकते हो। अब हमें क्या पता है, जब किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो किया जाता है तो मुझे एक डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन चाहिए और वो भी टाइम के साथ मिला के। तो देखो, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन तो यहाँ पे भी मिलता है आपको, v² - u² 2as, लेकिन यहाँ पे s का जो आपको वैल्यू मिल रहा है डिस्प्लेसमेंट, वो टाइम के लैंग्वेज में नहीं मिल रहा है, मुझे टाइम के लैंग्वेज में चाहिए। तो टाइम के लैंग्वेज में आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो ना, xt ut माइनस हाफ ut प्लस हाफ at², ये फॉर्मूला होता है आपका डिस्प्लेसमेंट का, है ना।
अब u को आपको पॉजिटिव ही रखना है, a को आप, ये आपका क्या एक्सेलरेशन है, वो आपका क्या आ जाएगा माइनस जी, है ना। एक्सेलरेशन क्या है यहाँ पे माइनस जी, माइनस क्यों, क्योंकि रेफरेंस डायरेक्शन उल्टी दिशा में है, जी नीचे की तरफ है और नीचे का डायरेक्शन क्या है यहाँ पे माइनस है। ये आपका xt, ये आपका मेन फंक्शन है। याद रखना बेटा u हाफ g ये सब आपका कांस्टेंट है। अब आपको क्या करना है इसका, ये आपका मेन फंक्शन है, इसका क्या करना है डेरिवेटिव करना है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट कर रहे हैं हम, तो डेरिवेटिव करोगे तो इसमें से u को बाहर निकाल लो, dt बाई dt 1 हो जाएगा, इसमें से माइनस हाफ g बाहर निकाल लो, t स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2t, 2 से 2 कटा u माइनस gt। वैसे पता है ये चीज़ क्या होता है, इसको हम वेलोसिटी बोलते हैं वैसे तो, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम को, डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेलोसिटी होता है। चलो कोई बात नहीं, वो बात अभी छोड़ो, रहने दो, हमें कुछ और काम करना है। अभी जो आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आया, इसको नेक्स्ट क्या करना है, इसको आपको जीरो के इक्वल करना है। यही तो लॉजिक था ना कि पहले डेरिवेटिव करो फिर इस वैल्यू को जीरो के इक्वल करो, फिर उससे क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा, यही तो था। तो आप u माइनस जी टी लिखो, u इज इक्वल टू जी टी, टी इज इक्वल टू यू बाई जी। अच्छा, मतलब t इज इक्वल टू यू बाई जी पे कुछ तो होगा। अच्छा, क्या होगा देखते हैं। अब वो कह रहा है एट विच टाइम इंस्टेंट डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम मिनिमम, ठीक है। अभी एक ही क्रिटिकल पॉइंट मिल रहा है, उसका मतलब मैं या तो मैक्सिमम को चेक कर पाऊंगा या तो मिनिमम को चेक कर पाऊंगा, दो वैल्यू तो मिल नहीं रहा, तो ठीक है ना, छोड़िए कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है। अब नेक्स्ट क्या करना है आपको, ये जो आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था फंक्शन को, उसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना है। उसका मतलब समझ रहे हो क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है वेलोसिटी। अब ये जो मैं कर रहा हूँ ये क्या है आपका एक्सेलरेशन है। चलो कोई ऐसा आपसे कोई पूछ नहीं रहा, मैं आपको बता रहा हूँ। इसका डेरिवेटिव करो, u का 0 हो गया, माइनस जी बाहर निकालो, dt बाई dt आपका 1 हो गया, तो क्या आ गया आपका माइनस जी। डालने के लिए जगह है ही नहीं, अगर आप t को u बाई जी लिखते भी हो तो कहाँ पे डालोगे, डालने के लिए t है ही नहीं। तो आपका जो फंक्शन है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है एट t इज इक्वल टू यू बाई जी, तब भी वो क्या रह गया माइनस जी ही रह गया। आंसर किस में आ रहा है नेगेटिव, लेसर देन जीरो, नेगेटिव आ रहा है लेसर देन जीरो। इसका मतलब क्या है मैक्सिमम, मतलब आपका डिस्प्लेसमेंट जो है जब आपने इस बॉडी को ऊपर की तरफ थ्रो किया है इस टाइम पे मैक्सिमम होगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपका मैक्सिमम होगा एट t इज इक्वल टू यू बाई जी। और वो वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वो एक बार चेक करके देखें। कैसे करेंगे, उस वैल्यू को t की वैल्यू को आप मेन फंक्शन, ये आपका मेन फंक्शन है प्राइमरी फंक्शन, उसमें डाल दो, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट डाल दो, तो क्या आ जाएगा t की जगह आप डाल दो u बाई जी, तो ये आपका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो t की जगह डाल दो u बाई जी, यहाँ पे डाल दो u बाई जी, उसका स्क्वायर कर रहे हो तो इससे एक कटेगा, तो यहाँ पे u स्क्वायर बाई जी, यहाँ पे u स्क्वायर बाई माइनस 2g, 2g एलसीएम ले लो, यहाँ पे 2u स्क्वायर, यहाँ पे u स्क्वायर, तो आपका आ गया u स्क्वायर बाई 2g। ये अच्छा, ये पता है कब होता है, ये आइडिया आपको है ये कब होता है। अब थोड़ा बेसिक जो मोशन अंडर ग्रेविटी है उसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। आप सोच के देखो कि ये सीन आपका कब होता है, जब आपका बॉडी बिल्कुल टॉप तक पहुंच चुका होता है। जब बॉडी यहाँ पे टॉप तक पहुंच चुका है उस जगह पे जाके आपका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है। जब बॉडी यहाँ से यहाँ तक जाता है फिर घूम के यहाँ से यहाँ तक आ जाता है, वापस यहाँ पे आ जाता है, तब उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, क्योंकि स्टार्टिंग भी आपने यहीं से किया और घूम के फिर यहीं पे आया, तो इनिशियल भी है फाइनल भी है, तब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है। वो मिनिमम का केस हो जाता है। हमें मैक्सिमम पूछा है तो मैक्सिमम तब होगा जब आपने यहाँ से थ्रो किया और वो टॉप तक पहुँच गया। अब एक काम करते हैं जस्ट कंफर्मेशन के लिए, वेरिफिकेशन के लिए कि जो हमने किया ये सही था कि गलत था, एक बार चेक करके देखें। बच्चों के लेवल पे जो क्लास 9 पे आप किया करते थे, ठीक है, नॉर्मल मोशन अंडर ग्रेविटी, क्या होता था याद करो, जब बॉडी यहाँ से यहाँ तक जाता है तो टॉप में जाके उसका टाइम क्या होता है, एक बार चेक करके देखें, रफ में चेक करके देखो। आप ये वाला फॉर्मूला लगा लो, v इज इक्वल टू यू प्लस 80, यू आपका पॉजिटिव रहेगा, a को आप क्या लिख दोगे माइनस जी। अब याद करो एट टॉप वहां पे आपका फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाता है, जीरो होता है। तो अगर आप यहां पे जीरो डाल दोगे, इसको इधर लेके आ जाओ, क्या आ रहा है
यही आ रहा है ना। टॉप पे क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट आपका क्या होता है, मैक्सिमम होता है। वो तो एक नॉर्मल सेंस की बात है, कॉमन सेंस की बात है, इसके लिए मैथ्स थोड़ी चाहिए होता। तो वैसे ही आपको समझ आना चाहिए कि जब वो टॉप मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, मैक्सिमम हाइट तक जब जाएगा, यही तो इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो गया। इसके लिए मैथ थोड़ी करना है, वो तो वैसे भी समझ आ रहा है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे आएगा, टॉप पे जाके आएगा। लेकिन कितने टाइम पे आ रहा है, देखिए u/g पे आ रहा है। तो जब हमने इस मेथड से किया तब भी तो यही बता रहा था, तब भी तो यही बता रहा था ना, ठीक है। और अगर आपको ये पता करना है कि मैक्सिमम हाइट होगा क्या, मतलब टोटल डिस्टेंस होगा क्या, वो भी मैं नॉर्मल फिजिक्स के मैथमेटिक्स से करते हैं, फिजिक्स का जो लॉ होता है उससे करते हैं। अगर आप ये वाला फॉर्मूला लगाते हो, ये वाला भी लगा सकते हो, या तो x = ut + ½ e² वो वाला भी लगा सकते हो। जब आप टॉप तक पहुंच गए, बिल्कुल टॉप तक पहुंच गए, आपकी फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0। u क्या है पता नहीं, u को यूं ही रख देते हैं। a को क्या लिखोगे, -g, है ना, -g। s आपका डिस्प्लेसमेंट है, वो पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि आप ऊपर की तरफ जा रहे हो, ऊपर का डायरेक्शन माने पॉजिटिव। तो आपका क्या रह गया बेटा, -u² -2g, माइनस कट गया, s कितना आ गया, s माने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, u²/2g। देखो यहाँ पे भी वही आया था। तो आप बोलोगे सर ये सब करने की जरूरत क्या थी, क्योंकि आज का टॉपिक मैक्सिमम मिनिमा का है। वैसे तो बिना मैक्सिमम मिनिमा के भी हम कर सकते थे, नॉर्मल जो आपके इक्वेशंस ऑफ मोशन है उसको यूज करके कर सकते थे अंडर ग्रेविटी। लेकिन मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन है तो उसको मैक्सिमम मिनिमम के लॉजिक से हम कर रहे थे, जो कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट होता है। तो वही बता रहा है, देखो इस टाइम पे वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, और वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना है, u²/2g, जो कि हमें वैसे भी मिला था। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, ये पोटेंशियल एनर्जी का क्वेश्चन है, फटाफट से करते हैं। वो कह रहा है पार्टिकल है वो 1 डायमेंशन में मूव कर रहा है, मान लीजिए x एक्सिस से मूव कर रहा है क्योंकि फंक्शन x में डिफाइंड है, और उसका पोटेंशियल एनर्जी है ये x का फंक्शन है। कह रहा है कहाँ पे वो इक्विलिब्रियम में आएगा, मतलब उसके इक्विलिब्रियम की पोजीशन से निकाल ले, मतलब स्टेबल होगा कि अनस्टेबल होगा कि न्यूट्रल होगा। स्टेबल माने मैक्सिमा का केस, सॉरी मिनिमा का केस, अनस्टेबल मतलब मैक्सिमा का केस, न्यूट्रल माने कुछ भी नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका यही मेन फंक्शन गिवन है, फटाफट से इसका डेरिवेटिव करते हैं। x² का हो जाएगा 4x³, 4 को बाहर निकाल दीजिए, x² का 2x, 4x³ 8x, यह आ गया आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मेन फंक्शन का। अब इसको क्या करना है, 0 के इक्वल कर देना है। अब देखिए क्यूबिक है, कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पे 4 कॉमन निकाल लीजिए, x कॉमन निकाल लीजिए, आपका आ जाएगा x² - 2, ठीक है। 4x कॉमन निकाल लीजिए, तो यहाँ पे x² - 2। अब इसका मतलब क्या हो बेटा, देखो x की एक वैल्यू आ गई 0 और दूसरा आ रहा है x² - 2, तो x² = 2, x मतलब ±√2, मतलब आपके क्रिटिकल पॉइंट्स 3 आए, एक 0, एक +√2 और एक -√2। देखिए यहाँ पे लेना है मुझे, तीनों आ रहा है तो 3 मुझे लेना पड़ेगा। अब अगर मान लीजिए यही टाइम होता, अगर मान लीजिए कोई वेलोसिटी का क्वेश्चन होता और मुझे पता ये t होता, x नहीं होता, तो वहां पे मैं नेगेटिव वैल्यू नहीं लेता क्योंकि मुझे पता है वो टाइम है, टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता। यहाँ पे तो x एक पोजीशन है, पोजीशन तो पॉजिटिव नेगेटिव हो ही सकता है, उधर का पॉजिटिव इधर का नेगेटिव तो हो ही सकता है, तो लेने में क्या दिक्कत है नेगेटिव। अब स्टार्ट करते हैं, पहले क्या करना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना है। तो 4 को बाहर निकाल लो, x³ का आपका डेरिवेटिव हो जाएगा 3x², 8 को बाहर निकालो, dx/dx क्या हो जाएगा 1, तो ये आ गया 12x² और यहाँ पे 8। अब आपको एट x = 0 पे चेक करना है। देखिए यहाँ पे डालने के लिए जगह है, आराम से आप डाल सकते हैं। x = 0 मतलब पोजीशन ऑरिजिन पे है, 0 का मतलब क्या, पोजीशन ऑरिजिन पे है, तो यहाँ पे 0 डाल दो, ये 0 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा -8। नेगेटिव आ रहा है बेटा, इसका मतलब क्या है, मैक्सिमा का केस है, और मैक्सिमा का केस क्या होता है बेटा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। इसका मतलब पोजीशन x पे उसका जो सिस्टम है वो क्या रहेगा, अनस्टेबल रहेगा, ठीक है, और उसका जो पोटेंशियल एनर्जी वो क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। और वो कितना रहेगा अगर आपको पता करना है, तो जो मेन फंक्शन है वहाँ पे 0 डाल के देख लो, ये भी 0, ये भी 0, पूरा 0 आ जाएगा। ये आपका मैक्सिमम जो पोटेंशियल एनर्जी है 0 पे आएगा वो है 0 जूल,
तो हमने 0 के लिए चेक कर लिया, अब करना है √2 के लिए। एट x = +√2, तो आप डाल के देख लो, d²u/dx², कितने पे, x +√2 पे। किस पे डालना है हमें, ये जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है इस पर डालना है। √2 की वैल्यू को आप डालो यहाँ पे, कितना आ जाएगा, 2 2 12 24, 24 - 8 कितना हो गया आपका, 16। पॉजिटिव आ रहा है। देखो अभी मैक्सिमम आया था, तो मैक्सिमम के बाद नेक्स्ट वाला क्या आएगा, मिनिमम ही आएगा। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, मैक्सिमम के बाद मिनिमम आता है, मिनिमम के बाद मैक्सिमम आता है, वो ऑल्टरनेट करता है। तो ये आपका मिनिमम केस आ गया। मिनिमम मतलब इक्विलिब्रियम क्या आएगा आपका, स्टेबल इक्विलिब्रियम आएगा, ठीक है, इतने पोजीशन पे स्टेबल आएगा। और उसकी वैल्यू कितनी आएगी, डाल के देख लो, इस पर √2 डालो, √2 डालो, √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, √2 का स्क्वायर 2 -4 जूल। अब जिनको नहीं पता उनको बता देता हूँ, जब एनर्जी आपका नेगेटिव आता है, पोटेंशियल एनर्जी जब आपका नेगेटिव आता है सिस्टम में, तो उसका मतलब होता है वहाँ पे फोर्स फील्ड जो है वो अट्रैक्टिव इन नेचर होता है, और अगर पॉजिटिव आता है तो वहाँ पे रिपल्सिव होता है। ये अट्रैक्टिव का केस है। अभी चलो वो सब बात छोड़ते हैं, अभी तो हम नॉर्मल मैक्सिमम में अगर क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसी पर फोकस करते हैं। तो इसका आ गया। और ये वाला जो केस है ना बेटा, जहाँ तक मुझे लगता है इसका वैल्यूएशन या इसका जो केस आएगा वो इसकी तरह ही आएगा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर भी मैं करके दिखा देता हूँ, ये केस और ये केस एक ही है काफ़ी हद तक। अभी करोगे तो आपको पता चल जाएगा। x = -√2 पे चेक करते हैं, कहाँ पे डालना है, यहाँ पे। तो देखो वहाँ पे √2 डालो तब भी उसका स्क्वायर करोगे तो 2 आएगा, -√2 डालोगे तब भी उसका स्क्वायर करोगे तो 2 ही आएगा। 12 2 -√2 डाला तो 2 आया, 2 का 12 से मल्टीप्लाई करो 24, 24 - 8 16। तो ये सेम केस ही आ गया ना, ये सेम केस ही आ गया। मतलब कहीं ना कहीं इस वैल्यू पे आना और इस वैल्यू पे आना मतलब एक ही है, ठीक है, इस वैल्यू पे। तो आप कहोगे कि सर यहाँ पे तो आप अभी आप कह रहे थे कि सर मिनिमम के बाद मिनिमम नहीं आता। अरे बाबा थोड़ा दिमाग लगाओ, नंबर लाइन पे देखा जाए तो -2 0 से पहले आता है। थोड़ा ध्यान से देखो, अगर नंबर लाइन पे देखा जाए, मैं गलत नहीं बोल रहा था, ध्यान से इस बात को समझो। नंबर लाइन पे देखा जाए -√2 यहाँ पे कहीं पे आएगा, √2 का मतलब तो 1.414 कुछ आता है, और +√2 यहाँ पे आता है। तो -√2 पे आपका क्या आ रहा है, मिनिमम आ रहा है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। 0 पे क्या आया, मैक्सिमम, और √2 पे क्या आया, मिनिमम। तो लॉजिक तो सही है ना उस हिसाब से देखा जाए। वो अलग बात है कि √2 और -√2 को मैंने साथ साथ बैक टू बैक कर दिया, उस वजह से आपको लग रहा होगा कि सर यहाँ पे तो ऑल्टरनेट नहीं कर रहा। अरे ध्यान से देखो, ऑल्टरनेट कर रहा है, पहले मिनिमम फिर मैक्सिमम फिर मिनिमम। समझ बात को। इस जगह पे u तुम्हारा क्या आ रहा था, 0 जूल। इस जगह पे कितना आ रहा है, आप -√2 को डाल के देखो, यहाँ पे -√2 को आप मेन जो फंक्शन यहाँ पे डाल के देखो, तब भी आपका यही आ जाएगा जो अभी आपका आया था, यही आ जाएगा आपका, कितना, -4 जूल। तो इस जगह पे भी -4 जूल आ रहा है, इस जगह पे भी -4 जूल आ रहा है। पहले मिनिमम फिर मैक्सिमम फिर मिनिमम, ठीक है। अगर ग्राफ वाइज देखा जाए तो पहले मिनिमम फिर मैक्सिमम फिर मिनिमम, पहले मिनिमम फिर मैक्सिमम फिर मिनिमम। इस ग्राफ को इस तरह से बनाए तो सबसे बेस्ट रहेगा, लाइक दिस। पहला x = -√2 पे आ रहा है ना, तो x को तो इधर के साइड होना चाहिए ना, -√2 है मतलब इधर के साइड। फिर किस पे आ रहा है x तुम्हारा, नेक्स्ट कहाँ पे आ रहा है, 0 पे आ रहा है। और फिर तुम यहाँ पे मैक्सिमम हो रहा था, यहाँ पे मिनिमम हो रहा था, और फिर मिनिमम कहाँ पे आया, +√2 पे आया। दैट्स हाउ इट इज, ओके। और इस लेवल पे और इस लेवल पे, एक मिनट रुकिए, जस्ट अ मिनट, इस ग्राफ को थोड़ा नीचे की साइड कर तो बेस्ट रहेगा। रुकिए, इस ग्राफ को अगर ऐसे बनाया जाए तो सबसे बेस्ट रहेगा। यहाँ पे कितना था, 0 पे 0 था, ओके। इसको थोड़ा ऐसे बनाते हैं, रुकिए। ग्राफ कुछ आपका एग्जैक्टली ऐसे आएगा, मतलब थोड़ा और अगर एक्यूरेसी के साथ किया जाए। ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा अगर एक्यूरेसी के साथ किया जाए तो। देखो ये x = -√2 पे, ये x = +√2 पे, और ये x = 0 पे। ये आपका x का एक्सिस है, ये आपके पोटेंशियल एनर्जी u का एक्सिस है। तो आप खुद सोचो, -√2 और √2 पे आपकी वैल्यू कितनी आ रही थी, u की वैल्यू कितनी आ रही थी, u आपका आ रहा था -4 जूल। यहाँ पे भी मैंने वैसे चेक किया नहीं था, अगर आप करते तो यहाँ पे भी आपका -4 जूल ही आता। इसका मतलब -4 जूल मतलब y एक्सिस पे वो नेगेटिव होना चाहिए, u के एक्सिस में नेगेटिव होना चाहिए, तो -4 को नीचे होना पड़ेगा ना, तभी मैंने ग्राफ को शिफ्ट करके नीचे कर दिया, ठीक है, ग्राफ नीचे आएगा। तो ये -4 जूल आ रहा है, और 0 पे कितना आ रहा था, कहाँ गया, 0 पे कितना आ रहा था, 0, तो 0 पे 0 जूल ही है, देखिए। तो ग्राफ लुक्स लाइक दिस।
नीचे से ऐसे जा रहा है, तो -√2 पे आपका ये मिनिमम का कंडीशन बना और तब उसकी वैल्यू -4 जूल आ रही है। 0 पे आपका मैक्सिमम का कंडीशन बना, तब वहाँ पे 0 पे 0 ही आ रहा है, और √2 पे आपका फिर से -4 जूल आ रहा है, जो कि आपके मिनिमम का कंडीशन है। ठीक है, चलिए साथ ही साथ ग्राफ भी कर लिया, नोट डाउन कर लीजिए। हाँ, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है। एंगुलर प्रोजेक्टाइल फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, जब किसी ऑब्जेक्ट को हम ऐसे थ्रो करते हैं, मान लीजिए ऐसे ऐसे थ्रो किए तो ऐसे जाके गिरता है। ठीक है, ये जो उसका हाइट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एच मैक्स, मैक्सिमम हाइट। क्यों बोलते हैं, क्योंकि बेटा हाइट तो हर जगह पे कुछ ना कुछ मिलेगा ही, लेकिन ये आपका सबसे मैक्सिमम हाइट है। और यहाँ पे मान लीजिए ऑब्जेक्ट को आपने थ्रो किया विद इनिशियल वेलोसिटी u और मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, और ये जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, अगर आपको पता हो प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में, तो इसको कहा जाता है रेंज। ठीक है, अभी देखिए सवाल आपसे क्या पूछा गया है कि ऐसे एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया गया है, कह रहा है पार्टिकल प्रोजेक्टेड एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल विद स्पीड u, फाइंड द एंगल एट विच h max इज मैक्सिमम। ये h max मैक्सिमम कब आएगा, कितने एंगल पे थ्रो करने से। चलिए स्टार्ट करते हैं। मतलब आपका मेन फंक्शन क्या है, h max, तो उसका आपको फंक्शन पता होना चाहिए। h max का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ये आपका मेन फंक्शन है, प्राइमरी फंक्शन है। अब इसका आपको चेक करना पड़ेगा, पहले क्या करें, डेरिवेटिव एज यूजुअल, और फंक्शन किस पे डिफाइंड है, थीटा में, तो आपको h max करना है इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू d थीटा। तो देखो u स्क्वायर और 2g जो है वो तो बाहर आ गया, कांस्टेंट है। अब साइन स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव करना है, अगर आपको कॉम्प्लेक्स फंक्शन नहीं पता है तो पहले वो सब सीख लो डेरिवेटिव, तभी मैं बार बार आपको बता रहा हूँ डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट पहले पूरा क्लियर रखो, उसके बाद यहाँ पे आओ, अदरवाइज तुम्हें समझ नहीं आएगा। साइन स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव होता है 2 sin थीटा, फिर साइन थीटा का डेरिवेटिव किया है तो कॉस थीटा, चेन रूल लगाना होता है। ठीक है, अच्छा 2 से 2 आप काट दो तो आपको कितना मिला, u स्क्वायर बाई जी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, अब आपको क्या करना है, एज यूजुअल लॉजिक क्या है, पहले डेरिवेटिव, फिर 0 के इक्वल क्रिटिकल पॉइंट, फिर उस क्रिटिकल पॉइंट को सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के अंदर डालना है। तो अभी आप h max का जो डेरिवेटिव है इसको 0 के इक्वल कर दो, तो u स्क्वायर g साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, u स्क्वायर g को 0 के नीचे भेज दो तो आपको मिल रहा है साइन थीटा कॉस थीटा 0। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, साइन थीटा आपका 0 हो सकता है या तो कॉस थीटा आपका 0 हो सकता है। साइन थीटा 0 होने का मतलब क्या है बेटा, थीटा के 2 वैल्यूज आ सकते हैं, 0 डिग्री भी हो सकता है, 180 डिग्री भी हो सकता है। हमें पता है ना कि साइन 0 पे भी होता है, 180 पे भी होता है, वैसे 180 से आगे भी कई सारे वैल्यूज में होता है, मगर वहाँ पे हम जाएंगे नहीं, क्योंकि ये एंगल तुम्हारा मैक्सिमम मिनिमम कितना हो सकता है 0, और मैक्सिमम कितना हो सकता है 180 से ऊपर तो जाएगा नहीं। ऐसे थोड़ी हो सकती है ऑब्जेक्ट को आपसे फेंका वो घूम के ऐसे निकल जाएगा 180 से भी ऊपर, ऐसे थोड़ी होता है, या तो 0 के आसपास कुछ होगा, फिर यहाँ से करते 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 मैक्सिमम शायद 180 तक हो जाए एट द मोस्ट। और कॉस थीटा जब 0 होता है तो उसका मतलब क्या होता है 90। ठीक है, जो भी करना है 0 और 180 के बीच में रख के करना है। वैसे तो 90 के बियॉन्ड भी बहुत सारे एंगल्स पे होता है, ठीक है, 90 के बियॉन्ड भी बहुत सारे एंगल्स पे होता है, 270 पे भी होता है, लेकिन 270 180 से आगे चला जाएगा, तो हमें 0 और 180 के बीच में करना है, क्योंकि अगर आप काम कर रहे हो तो आपका ग्राउंड का लेवल तो यहीं पे है ना, तो ये 0 से 180 तक का ही तो सारा काम चलेगा, उससे आगे हम कैसे चलेंगे, गड्ढा खोद के आप नीचे थोड़ी जाओगे। ठीक है, तो ये आपके पास 3 क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए, तो तीनों में चेक करके देखना पड़ेगा। चलो देखते हैं कि करके करते हैं। पहले इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लो, वो भी तो चाहिए। अच्छा, फर्स्ट ऑर्डर कितना आया था यहाँ पे, तो इसका फिर से डेरिवेटिव करना है, तो बेटा u स्क्वायर g को बाहर निकाल लो, और साइन थीटा कॉस थीटा मल्टीप्लिकेशन में है तो इसको तुम प्रोडक्ट रूल में लगा दो, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस इंटू कॉस, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर, फिर प्लस साइन को रख दो, और कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर। ठीक है, अब हम चेक करते हैं एट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पे चेक करते हैं, ये आ गया तुम्हारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया, 0 पे चेक करो, यहाँ पे 0 डालो, cos 0 कितना होता है 1, 1 का स्क्वायर 1, साइन 0 कितना होता है 0, 0 का स्क्वायर 0, 1 माइनस 0 1, 1 इंटू यू स्क्वायर बाई जी, आंसर पॉजिटिव में आ रहा है, आंसर पॉजिटिव में आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब इस केस में तुम्हारा
मिनिमम होगा, मतलब थीटा अगर आप 0 डिग्री पे फेंकोगे, थीटा अगर आप 0 डिग्री पे फेंकोगे तो आपका जो क्या कहते हैं मैक्सिमम हाइट है वो आपका क्या आएगा, मिनिमम आएगा। 0 डिग्री पे फेंकोगे तो मिनिमम आएगा। अच्छा क्यों आएगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। पहले सारा कर लेते हैं, सारे एंगल्स के लिए पहले कर लेते हैं। ये तो पहला केस गया पहले एंगल के लिए। अब सेकंड था एट थीटा इज इक्वल टू 90 पे करते हैं, ठीक है। एक थोड़ा थोड़ा करके बढ़ते हैं, पहले 0 फिर 90 फिर 180 पे करेंगे। 90 पे चेक करके देखो, ये जो चीज़ है ये 90 पे कितना आएगा, u स्क्वायर बाई जी। कॉस 90 कितना होता है 0, 0 का स्क्वायर 0। साइन 90 कितना होता है 1, 1 का स्क्वायर 1, 0 माइनस 1 माइनस 1। बेटा आंसर नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या है, मैक्सिमम। मतलब 90 डिग्री पे अगर आप थ्रो करोगे तो आपका एच मैक्स जो है वो मैक्सिमम आएगा। अच्छा चलो मीनिंग बाद में बताता हूँ। और अगर मान लो आप एट थीटा इज इक्वल टू 180 पे थ्रो करोगे, मुझे लगता है इस पे भी मिनिमम ही आएगा, क्योंकि देखो पहले मिनिमम फिर मैक्सिमम फिर उसके बाद बैक टू बैक मिनिमम ही आएगा। मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम ऑल्टरनेट करता है ना। तो इस पे चेक करते हैं, यू स्क्वायर बाई जी इसमें डाल रहे हैं। कॉस 180 अगर आपको नहीं पता तो मैं बताता हूँ, कॉस 180 का वैल्यू होता है -1, तो -1 का स्क्वायर साइन 180 होता है 0, -1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 0 1, तो ये आपका आ गया यू स्क्वायर बाई जी, मतलब फिर से पॉजिटिव मतलब मिनिमम। अच्छा ऐसा सही में होगा, चेक करके देखो। अरे बहुत सिंपल है, इसके लिए फिजिक्स नहीं लगता, बेसिक कॉमन सेंस यूज करोगे आपको वैसे ही समझ आ जाएगा। आप मान लो थीटा 0 का मतलब क्या हो रहा है, देखो आप जब थीटा 0 पे रख रहे हो मिनिमम, इस पे रख रहे हो मैक्सिमम, फिर 90 पे रख रहे हो तो मैक्सिमम, फिर 180 पे तुम्हारा मिनिमम आ रहा है। 0 पे मिनिमम, 90 पे मैक्सिमम और 180 पे फिर मिनिमम, ऑल्टरनेट कर रहा है। ऐसा क्यों कर रहा है, करेगा बाबा, खुद सोचो। अगर आप 0 डिग्री पे थ्रो करते हो, 0 डिग्री का मतलब क्या, एंगल क्या है, हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बन रहा है वो है थीटा आपका। अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंकूं लाइक दिस, थोड़ा दिमाग लगाओ, ऐसे फेंकने का मतलब क्या, थीटा 0 डिग्री है, इसके साथ एंगल क्या बना रहा है 0 डिग्री। अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंकूंगा, आपको लगता है उसका कोई एच मैक्स आएगा, यूज योर कॉमन सेंस। ऑब्जेक्ट को थोड़ा ऊपर के साइड धकेलने के बाद ही उसमें कुछ एच आएगा, हाइट आएगा। अगर मैंने उसको ऐसे फेंका है तो उसमें काय का हाइट आएगा ही नहीं बाबा। अगर मैं ऐसे फेंकूंगा तो हाइट आएगा ही नहीं। आप इस वैल्यू को, कहाँ गया, इस 0 वैल्यू को अगर आपको पता करना है कि इस केस में आपका एच मैक्स क्या आ रहा है, मिनिमम आ रहा है, और वो वैल्यू क्या है अगर आपको पता करना है, इस वैल्यू को इसमें डाल दो मेन फंक्शन के अंदर, खुद देखो यहाँ पर अगर आप डालोगे तो एच मैक्स आपका कितना आ रहा है 0। यहाँ पे 0 डालो, साइन 0 0 होता है, पूरा आंसर क्या आ गया 0 नहीं आएगा। आप ऑब्जेक्ट को ऐसे थ्रो कर रहे हो, 0 डिग्री मतलब क्या, कोई एंगल ही नहीं बना रहा है, ऐसे थ्रो कर रहे हो, कुछ एच मैक्स आएगा ही नहीं। ऊपर की तरफ थ्रो करोगे तब जाकर हाइट आएगा ना बाबा। ऐसे थ्रो करने से, हॉरिजॉन्टल थ्रो करने से हाइट कैसे आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। आपने ऐसे थ्रो कर दिया, ऐसे थ्रो कर दिया, ऐसे ही चला जाएगा, हाइट तो कुछ आएगा ही नहीं। 90 पे क्या हो रहा है आप चेक करके देखो, यहाँ पे 90 डाल के देखो, साइन 90 कितना होता है 1, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ पे एच मैक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यू स्क्वायर बाई 2g। इसका मतलब क्या, 90 का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट को कैसे फेंकना है बेटा, 90 डिग्री पे फेंकना है, 90 डिग्री पे फेंकना है, मतलब कैसे फेंकना है, ऊपर की तरफ फेंकना है। थीटा कितना है 90। अब खुद सोच के देखो, जब ऑब्जेक्ट को हम ऐसे कोई एंगल ऐसे, मतलब इस तरह से नहीं, पूरा ऐसे फेंक रहे हैं, ऐसे फेंकने का मतलब क्या, पूरा 90 डिग्री बना रहा है। जब किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंकते हैं तो मैक्सिमम हाइट कितना अटेन करता है, यू स्क्वायर बाई 2g तो करता है। अगर आप नॉर्मल फिजिक्स का जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो लगा के देखोगे तब भी यही आएगा। चेक करके देखो, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2a इसका जो फॉर्मूला होता है, जब टॉप में पहुंच जाता है वेलोसिटी u होता है, सॉरी v आपका 0 होता है, u को u रख दिया, a को आप -g लिख लो, अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहे हो, और s जो है वही आपका क्या कहलाता है, h मैक्स, जहां पर टॉप तक जाएगा। तो खुद आप चेक करके देखो ना क्या आ रहा है, माइनस माइनस कट गया, h मैक्स क्या आ रहा है, ना। जब किसी ऑब्जेक्ट को हम ऐसे ऊपर थ्रो करते हैं तो मैक्सिमम हाइट कितना अटेन करता है, यू स्क्वायर बाई 2g तो करता है। और इधर से वो बोल रहा है कि 90 डिग्री पे जब तुम थ्रो किया, तो 90 का मतलब क्या है कि एंगल पूरा यहाँ से 90 आएगा, मतलब मैं ऐसे ही वर्टिकली ऊपर थ्रो कर रहा हूँ, 90 का मतलब, तो मैक्सिमम हाइट कितना आएगा, यू स्क्वायर बाई 2g। तो वो तो वैसे भी हमें पता आता है, और वही चीज़ यहाँ पे बता रहा है। और 180 का मतलब क्या है, 180 पे क्या आ रहा है, 180 पे अगर आप यहाँ पे डाल के देखो, साइन 180 कितना होता है 0, 0 के साथ पूरा लगा दोगे तो एच मैक्स क्या आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये वाला एक्स का पॉजिटिव डायरेक्शन था, पहले मैंने 0 पे थ्रो किया तो कुछ हाइट नहीं आया, पूरा वर्टिकल थ्रो किया तो मैक्सिमम हाइट आया, कितना आया, यू स्क्वायर बाई 2g। और अगर मैं 180 मतलब इधर की तरफ नहीं, इधर के साइड,
ये एक्स का पॉजिटिव डायरेक्शन है, मैं इधर के साइड फेंक रहा हूँ, तो इधर के साइड फेंकना भी तो हॉरिजॉन्टल फेंकना ही हुआ भाई। मैं 0 डिग्री पे फेंकूं कि 180 डिग्री पे फेंकूं, तो ये दोनों ही तो हॉरिजॉन्टल हो गया भाई। तो अगर मैं ऐसे ही फेंकूंगा 180 पे तो भी उसका कोई हाइट आएगा ही नहीं, क्योंकि मैं तो हॉरिजॉन्टली फेंक रहा हूँ। आप इधर फेंक रहे हो 180, तो क्या फर्क है भाई, तुम तो हॉरिजॉन्टली फेंक रहे हो, तो हॉरिजॉन्टली फेंकने से कोई हाइट थोड़ी आएगा। और जब 0 डिग्री पे फेंक रहे थे तो उधर फेंक रहे थे, वो भी तो हॉरिजॉन्टल था, तो हाइट नहीं आएगा। तो इस पे भी तुम्हारा कोई हाइट नहीं आ रहा था, इसमें हाइट क्या आ रहा था, 0 आ रहा था, इसमें भी हाइट क्या आ रहा था, 0 आ रहा था। सिर्फ इस वाले में हाइट आया, वो कितना आया, u²/2g, जो कि लॉजिकली सही है। आप 0 डिग्री से ऊपर किसी भी एंगल पे फेंकोगे कुछ ना कुछ हाइट आएगा। अगर आप मान लीजिए 0 डिग्री से किसी भी एंगल पे थोड़ा फेंकोगे, जैसे इस एंगल पे फेंका, कुछ ना कुछ हाइट तो आएगा। थोड़ा और ज्यादा एंगल पे फेंको, कुछ हाइट आएगा। थोड़ा और एंगल पे फेंको, कुछ और हाइट आएगा। पूरा ऊपर फेंक दो तो पूरा यहीं पे कुछ ऐसा हाइट आ जाएगा। हमने 90 पे फेंका तो मैक्सिमम हाइट आ गया ऐसे पूरा यहाँ पे, मतलब 90 डिग्री पे आपका मैक्सिमम हाइट सबसे मैक्सिमम होगा। ठीक है, बेसिक समझ आ गया। चलो इसको लिख लीजिए। ओके, तो आज का जो वीडियो था उसमें मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट और उसके कुछ क्वेश्चंस तो करा दिए। अब मैंने आपको क्या बोला था कि एंड में जाके मैं इसके रीजंस आपको समझाऊंगा कि ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, हम क्यों करते हैं, जो हम एल्गोरिथम कर रहे थे वो क्यों करते हैं। ठीक है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव होने पे उसको मैक्सिमम क्यों लेते हैं, पॉजिटिव होने पे मिनिमम क्यों लेते हैं, वो सब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि बेसिक आपको मैक्सिमम और मिनिमम का ही जानना है। देखो, इस कॉन्सेप्ट का नाम होता है, या टॉपिक का नाम है, टॉपिक कुछ नहीं है सच, मैं थोड़ा डिटेल में आपको समझा रहा हूँ, कॉनकेविटी। कॉनकेविटी, कॉनकेव का मतलब क्या होता है बेटा, ये जो शेप होता है ऐसे बल्ज्ड इन जो शेप होता है इसको क्या कहा जाता है, कॉनकेव शेप, और इसको बोलते हैं कन्वेक्स शेप। तो कॉनकेविटी को यूज करके हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। देखो, आपको पहले पता होना चाहिए कि पहला सवाल कि हम जब इसका एल्गोरिथम करते तो उसमें हम क्या करते थे, मैंने मेन फंक्शन जो होता था उसको पहले हम 0 की इक्वल करते थे, डेरिवेटिव करके, मेन फंक्शन का डेरिवेटिव करके 0 की इक्वल करते थे। क्यों करते थे, इसका रीजन समझो। आपका ग्राफ जहां पे भी अप एंड डाउन लेता था, ध्यान से बात को समझो, उससे पहले आपको यह पता होना चाहिए बेटा डेरिवेटिव जो होता है किसी फंक्शन का वो एक्चुअली होता क्या है। चेंज इन आउटपुट अपॉन चेंज इन इनपुट, उसको हम बेसिकली बोलते क्या है, स्लोप। डेरिवेटिव बेसिकली क्या होता है, अगर आपको नहीं पता तभी मैं आपको बता रहा हूं, पहले आप समझ लो वीडियोस देख के कि डेरिवेटिव बेसिकली क्या होता है, ग्राफ का स्लोप होता है। स्लोप का मतलब क्या होता है, चेंज इन आउटपुट अपॉन चेंज इन इनपुट, लेकिन एक छोटे से पॉइंट पे, एक छोटे से पॉइंट पे। और स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, आपके पास ग्राफ में जब एक पॉइंट से एक पॉइंट पे आप लाइन को ज्वाइन करते हो, स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, वो जो यहाँ पे एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ, उसका tan थीटा, यही होता है स्लोप, है ना, यही होता है स्लोप। और क्या है, अब ये गैप आपका dy है, ये आपका dx है, तभी उसको आप dy/dx बोलते हो, तो dy/dx बेसिकली हुआ क्या, स्लोप ही तो हुआ। अब अगर मान लो कोई लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो वहां पे एंगल कितना बना रहा है, वो 0 डिग्री, तो उसका स्लोप क्या आएगा, 0, मतलब उसका dy/dx क्या आएगा, 0। आप खुद देखो ना, उसका यहाँ से जो y, ये मान लो जो x1 है और ये आपका y1 है, और ये मान लो आपका x2 है, y तो अभी भी वही है, तो y में तो कोई चेंज नहीं आया, तो डेल्टा y कितना आ रहा है आपका, dy कितना आ रहा है, dy बोलो डेल्टा y बोलो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, और dx कुछ आ रहा है, तो dy 0 होने के कारण क्या हो गया, आपका 0 हो गया। मतलब कोई लाइन जब x एक्सिस के पैरेलल होता है उसका स्लोप या उसका डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, अच्छा अब देखिए, आपको पहले करना क्या होता था, क्रिटिकल पॉइंट निकालना होता था। हमें इतना पता है कि जहां पे अप एंड डाउन ले रहा है, देखो कहीं पे भी अगर आपको एक ग्राफ में स्लोप पता करना है तो हम कैसे करते हैं, उस जगह पे, उस पॉइंट पे एक टेंजेंट लाइन खींच लेते हैं। जैसे मान लो अगर आपके पास ऐसा ग्राफ है, इस जगह पे आपको स्लोप पता करना है, तो आप क्या करो, यहाँ पे एक टेंजेंट लाइन खींच लो। ये टेंजेंट लाइन एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल बना रहा है वो क्या कहलाता है, tan थीटा, और वो tan थीटा ही क्या कहलाएगा आपको, स्लोप। उस पॉइंट पे आपका स्लोप आ जाएगा। मतलब अगर आपको इस पॉइंट पे स्लोप निकाल रहा है तो वहां पे एक टेंजेंट खींचो, फिर पता करो कि इस पॉइंट पे पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंगल कितना बन रहा है, उसका आप tan थीटा निकाल लो, तो आपको उस पॉइंट पे स्लोप मिल जाएगा, जो कि बेसिकली क्या है, डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट। डेरिवेटिव का मतलब वही होता है कि स्लोप एक कर्व का एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, और हम उसको निकालते कैसे, वहां पे एक टेंजेंट खींच के। अगर मान लो यहाँ पे इस पॉइंट पे मैं स्लोप निकाल रहा हूं तो क्या करूंगा, एक ऐसे लाइन खींचूंगा, मतलब जैसे यहाँ पे अप में यहाँ पे कैसे लाइन खींचूंगा। अब देखो ये लाइन एक्स एक्सिस की क्या है, ये लाइन एक्स एक्सिस की क्या है, पैरेलल है, इसका मतलब यहाँ पे थीटा कितना बन रहा है, 0 डिग्री, इसका मतलब यहाँ पे स्लोप क्या आएगा,
0। इसका मतलब समझ लो, अब जैसे मान लो यहाँ पे आप कर रहे हो, यहाँ पे ऐसे करोगे तो यहाँ पे थीटा जो है कुछ आएगा, कुछ बड़ा ही आएगा, 90 से बड़ा आएगा। उसका आप फिर tan थीटा करोगे, नेगेटिव में कुछ आएगा, ठीक है, तो आपको स्लोप मिल गया, मतलब dy/dx मिल गया। लेकिन 0 फिर कुछ नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा, ये भी 0 नहीं आएगा। 0 का किस सिर्फ यहीं पे आएगा। आप खुद चेक करेगा, देखो यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट, फिर यहाँ पे पॉइंट है, 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 फिर यहाँ पे पॉइंट है। आप ध्यान से देखो, सिर्फ इन पॉइंट्स पे मैक्सिमम एंड मिनिमम पे आपके टेंजेंट्स एक्स एक्सिस के पैरेलल आ रहे हैं। मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉइंट पे जो टेंजेंट्स है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल आते हैं और कहीं पे नहीं आते। और जब कोई टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल आ जाता है, मतलब थीटा 0 डिग्री है, तो tan थीटा करोगे तो कितना आ जाएगा, tan 0 डिग्री कितना हो जाता है, 0, मतलब स्लोप क्या आ जाएगा, 0। इसका मतलब मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉइंट्स पे आपके स्लोप्स क्या आ रहे हैं, 0 आ रहे हैं। मतलब पूरे कर्व में हर एक पॉइंट पे आप स्लोप चेक करोगे 0 नहीं आएगा, सिर्फ मैक्सिमम और मिनिमम जो आपके पॉइंट्स है, अप एंड डाउन पॉइंट्स जो है, वहीं पे आपके स्लोप्स क्या आएंगे, 0 आएंगे। अब इसी बात को उल्टा कर देते हैं। अब फाइंड क्या कर रहे थे, क्रिटिकल पॉइंट्स, मतलब अप एंड डाउन के वो पॉइंट्स जहाँ पे, मतलब वो x की वैल्यूज कहाँ कहाँ पे आएंगे, मतलब अप एंड डाउन किन किन x की वैल्यूज में आएंगे। तो अगर आपको ये पता करना है, तो आप जब आपको ये पता चल गया कि अप एंड डाउन पे या मैक्सिमम मिनिमा पे ही आपके टेंजेंट्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, 0 हो जाता है, मतलब स्लोप क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो आप डायरेक्ट यही कर दो ना कि आपके पास जो फंक्शन है उसका पहले आप टेंजेंट निकाल लो, स्लोप निकाल लो। कैसे निकालोगे, ऐसे dy/dx, ठीक है। अब उसको मैं डायरेक्ट 0 की इक्वल कर देता हूं। तो अगर मैं डायरेक्ट 0 की इक्वल कर दूंगा तो x की जो वैल्यूज आएंगी वो वही पॉइंट्स को बताएगा जहां पे ग्राफ्स आपका अप एंड डाउन जा रहे हैं। क्योंकि अभी मैंने आपको बोला कि अप एंड डाउन पे क्या होता है, आपका स्लोप क्या होता है, 0 होता है। तो अगर आप उल्टी बात कर दोगे कि पहले ही स्लोप को 0 की इक्वल कर दोगे तो आपको ऑटोमेटिकली वो पॉइंट्स मिल जाएंगे जहां पे अप एंड डाउन हो रहा है, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आपको x मिलना होगा वो आपको मिल जाएगा। लॉजिक को समझ लो, बात को ध्यान से बात को समझो। अप एंड डाउन पे आपका टेंजेंट पैरेलल होता है तो स्लोप आपका 0 होता है, मतलब डेरिवेटिव आपका 0 होता है। तो वही काम अगर मैं उल्टा करूं, रिवर्स ऑर्डर में करूं कि स्लोप को पहले से ही 0 की इक्वल कर दूं, तो मुझे ये कंडीशंस, मतलब ये वाला कंडीशन क्या कह रहा है, जब आप स्लोप को 0 की इक्वल कर रहे हो, ये अप एंड डाउन जो कंडीशंस है, ये पॉइंट्स है, ये अलग जो पॉइंट्स है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब मैं पहले से इसको 0 की इक्वल कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली जब इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे x के वो वैल्यूज मिलेंगे जहां पे अप एंड डाउन हो रहे हैं, और वो क्या है, आपके क्रिटिकल पॉइंट है। दैट इज वाई क्रिटिकल पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए हम dy/dx को 0 की इक्वल करते थे, क्योंकि हमें पता है, अगर आप ग्राफ को स्टडी करोगे तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि इन पॉइंट्स पे मैक्सिमम मिनिमा पे आपका स्लोप जो होता है वो 0 होता है। तो उसी को 0 करने से जो क्रिटिकल पॉइंट आपको मिलेगा, x की जो वैल्यूज मिलेंगी वो अप एंड डाउन की ही x की वैल्यूज मिलेंगी, जो कि क्रिटिकल पॉइंट कहलाता है। दैट इज द रीजन कि उसको 0 की इक्वल किया जाता है। सेकेंड थिंग, इसके बाद सेकेंड थिंग कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव होने पे मैक्सिमम क्यों होता है, पॉजिटिव होने पे मिनिमम क्यों होता है। अब इसको समझने के लिए पहले आप ये समझो कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता क्या है। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव किसी कर्व का क्या होता है, ये कर्व है या फंक्शन है। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बेसिकली बेटा इसको टैन थीटा भी कहा जाता है। किसी भी कर्व में एक पॉइंट पे अगर आपको डेरिवेटिव निकालना है तो उसका मतलब है उस पॉइंट पे एक टेंजेंट खींच लो और देखो वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है। अगर उसका आप टैन थीटा निकाल लोगे तो वही क्या कहलाता है, उस पॉइंट पे स्लोप, और वही क्या कहलाता है मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट। ठीक है। अब जब आप स्लोप निकालते हो या डेरिवेटिव निकालते हो, एक ही बात है, वो बेसिकली आपको क्या बता रहा है, उस पॉइंट पे ग्राफ का ढलान कितना। स्लोप का बेसिक मीनिंग क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे या एक लाइन का स्लोप किसका होता है, एक लाइन का ही होता है। ठीक है। इस पॉइंट पे आपने एक लाइन खींचा, तभी तो लाइन खींच रहा हूं, स्लोप हमेशा एक लाइन का होता है। तो आपको किसी पॉइंट पे अगर आपको स्लोप पता करना है तो पहले वहां पे एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो आपको स्लोप निकालना है तो स्लोप का बेसिक मीनिंग क्या होता है कि एक लाइन का ढलान कितना है। लाइन जितना नीचे के साइड रहेगा मतलब उसका ढलान उतना कम है, लाइन जितना ऐसे ऐसे होता जाएगा उसका ढलान बढ़ता जा रहा है, मतलब स्टीपनेस बढ़ता जा रहा है। ढलान जब बिल्कुल कम हो जाता है, ऐसे हो जाता है, मतलब यहाँ पे थीटा क्या आ जाएगा, 0 डिग्री आ जाएगा, और स्लोप भी क्या आएगा, 0। और ढलान जब ऐसे हो जाता है बिल्कुल खड़ा वर्टिकल, तो वहाँ पे एंगल कितना आता है थीटा, 90 डिग्री, और स्लोप कितना होता है, इनफाइनाइट। अब डाल के देखो यहाँ पे 90 tan 90 कितना होता है, इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड, इनफाइनाइट। ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये आपको क्या बता रहा है कि आपका जो लाइन है, ये जो पॉइंट्स है, वो पॉइंट्स है उसका जो स्लोप है उसकी वैल्यूज बता रहा है। ठीक
ठीक है, ये क्या बता रहा है, वैल्यूज ऑफ स्लोप्स एट एवरी पॉइंट ऑन द कर्व। अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या बता रहा है, व्हाट इज सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव? बेटा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी एक चेंज को बताता है, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता क्या है, जो आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था उसका ही दोबारा डेरिवेटिव, और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या था आपका, स्लोप। मतलब आप बेसिकली कर क्या रहे हो, स्लोप के चेंज को चेक कर रहे हो। ये क्या है, डिफरेंशियल ऑपरेटर, डिफरेंशियल क्या करता है, चेंज को चेक कर रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जब करते थे तो हमने क्या किया, फंक्शन का स्लोप चेक कर रहे हैं एवरी पॉइंट पे, या कर्व का स्लोप चेक कर रहे हैं एवरी पॉइंट पे। और जब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कर रहे हैं, मैं ये चेक कर रहा हूं मेरा जो स्लोप है वो बढ़ रहा है कि घट रहा है। मतलब अगर मान लो मेरे पास एक कर्व है ऐसे, मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ जा रहा हूं, तो मान लो यहां पे कुछ एक स्लोप मिलेगा, मतलब डेरिवेटिव मिलेगा dy बाई डी एक्स, यहां पे कुछ मिलेगा, 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 यहां पे कुछ मिलेगा। तो हर एक मूवमेंट पे, हर एक पॉइंट पे जब मैं इधर से इधर की तरफ मूव कर रहा हूं, तो मेरा जो स्लोप है वो बढ़ रहा है कि घट रहा है। अगर मेरा स्लोप, इफ स्लोप इज इंक्रीजिंग, अगर मैं इधर जा रहा हूं या इधर जा रहा हूं, जिस डायरेक्शन में जाना चाहते हो, जिस डायरेक्शन में आप स्टडी कर रहे हो, अगर उस डायरेक्शन में अगर आपका स्लोप इंक्रीज कर रहा है, उसका मतलब है कि आपका जो इंक्रीज अगर कर रहा है, उसका मतलब आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, पॉजिटिव है। क्योंकि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बेटा क्या कर रहा है, स्लोप के बदलाव को चेक कर रहा है, स्लोप के बदलाव को चेक कर रहा है। तो स्लोप अगर बढ़ रहा है तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कुछ नहीं है, स्लोप के ही बदलाव के चेंज को सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बोलता है। तो अगर आपका बदलाव बढ़ रहा है तो मतलब क्या, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपका पॉजिटिव है। और अगर मान लीजिए आपका जो स्लोप है, स्लोप माने dy बाई डी एक्स, वो अगर आपका घट रहा है तो आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव है। समझ रहे आपको? तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एक ग्राफ के स्लोप को निकालता है एवरी पॉइंट पे। अब वही स्लोप्स, अगर आप इधर से इधर जा रहे हो, अगर आपका स्लोप बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो मतलब आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव उस स्लोप के बदलाव को स्टडी कर रहा है। अब एक चीज देखिए, हमें कैसे समझ आएगा कि मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा, वो भी आपको मैं प्रैक्टिकली एक एग्जाम्पल के साथ करके समझा देता हूं। जब तक डिटेल में आप एग्जाम्पल नहीं देखोगे तब आपको समझ नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये मैक्सिमम का केस है, और इसमें हम क्या बोल रहे थे, मैक्सिमम के केस में हम क्या बोल रहे थे कि आपका जो d2 बाई डी एक्स स्क्वायर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव वो आपका नेगेटिव आएगा। क्यों आएगा, ऐसे क्यों बोल रहे थे कि इस केस के लिए यही होता है? क्यों, देखो मान लो मैं इधर से इधर की तरफ चेक कर रहा हूं, इधर से एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन में हम चेक करते हैं आमतौर पे। मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है, मुझे इस पॉइंट पे पहले स्लोप पता करना है। स्लोप माने dy बाई डी एक्स एट दैट पॉइंट। कैसे निकालता है, वहां पे ज्योमेट्रिकली एक ऐसे टेंजेंट खींच लो। मान लो ये एंगल बना रहा है तुम्हारा 60 डिग्री, ठीक है। तो ये पॉइंट मान लो ए है, तो पॉइंट ए पे अगर आप स्लोप पता कर रहे हो, स्लोप माने डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, तो कैसे पता करोगे, tan 60 कर लो, वो कितना होता है √3, √3 माने 1.73। फिर मान लो यहां पे कोई पॉइंट है, यहां पे कोई पॉइंट है, मान लो यहां पे मैंने एक टेंजेंट बनाया, ये अब कोई थोड़ा कम एंगल बताएगा, पहले 60 था तो ढलान ऐसे नीचे आ गया तो कोई 30 बता रहा है। तो इस पॉइंट पे मान लो ये पॉइंट बी है, तो पॉइंट बी पे आपका स्लोप कितना आएगा, स्लोप माने dy बाई डी एक्स, वो कितना आएगा tan 30 कितना होता है 1/√3, 1/√3 के ऊपर रैशनलाइज कर लो तो क्या हो जाएगा √3/√3, √3/3, √3 कितना होता है 1.73। अब इसको आप पॉइंट पे लेके आ जाओ, ये पहले 0 हो जाएगा और 5 हो जाएगा, 23 7 0.57 के आसपास कुछ आ रहा है, 0.57 के आसपास कुछ आ रहा है, ठीक है। अब इस पॉइंट पे आता है जो मैक्सिमम पॉइंट है, यहाँ पे टेंजेंट कैसा ऐसा है, इस पॉइंट को C ले लेते हैं, तो C पॉइंट पे आपका स्लोप या dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, tan 0 कितना होता है 0। अब इस पॉइंट पे आता है, मान लो इस पॉइंट पे, मैं एग्जांपल करवा के दिखा रहा हूँ, मान लो इस पॉइंट पे आपका एंगल को हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन के साथ ही नापना होता है। मान लीजिए आपका है कुछ
135 के आसपास कुछ मान लीजिए, ठीक है, 135 के आसपास कुछ मान लीजिए, या मान लीजिए 120 है पहले, नहीं पहले 135 ही कर लेते हैं, चलिए 135 मान लेते हैं, ठीक है। तो ये मान लीजिए पॉइंट डी है, तो पॉइंट डी पे अगर आप स्लोप चेक करेंगे डी वाई बाई डी एक्स, तो क्या आएगा 135। tan 135 का मतलब क्या होता है 180 माइनस 45, तो ये क्या बन जाएगा माइनस tan 45, मतलब -1। अच्छा यहाँ पे मान लीजिए पॉइंट है, अब यहाँ पे चेक करना है, यहाँ पे एंगल थोड़ा और बढ़ जाएगा, मान ली नहीं सही, यहाँ पे ज़्यादा था, अब यहाँ पे जब ऐसे जा रहा है तो एंगल धीरे धीरे कम होता जा रहा है, देखो जब ऐसा था तो 135 है, अब थोड़ा ऐसा आएगा तो 120 हो जाएगा, फिर थोड़ा ऐसा आएगा तो 90 हो जाएगा, फिर वो कम होता जा रहा है ना, तो मतलब यहाँ पे मान लो आपका एंगल हो गया 120, तो ये पॉइंट मान लो ई है, तो ई पे चेक कर रहे हो तो tan 120 कितना होता है, इसको सॉल्व कैसे करें 180 माइनस 60, तो ये हो जाएगा माइनस tan 60 मतलब -√3 मतलब -1.73। अब ध्यान से देखो इस चीज़ को, जब इधर से इधर जा रहे हैं हम A B C D, ये सारा स्लोप्स के मैं वैल्यूज को अभी लिख देता हूँ आपके सामने, आपकी आंखों के सामने मैं करवा के दिखा रहा हूँ। देखो A पॉइंट पे आपका स्लोप क्या था 1.73, B पॉइंट पे क्या था, हाँ इस जगह पे तुम्हारा क्या था 1.73, अच्छा फिर B पॉइंट पे क्या हुआ 0.57, ठीक है, अच्छा 0.57, उसके बाद क्या हुआ C पॉइंट पे क्या हुआ 0, C पॉइंट कौन सा था ये मैक्सिमम पॉइंट जहाँ पे आ रहा है, ऐसे क्या आ रहा है 0 आ रहा है। अच्छा अब D पॉइंट पे कितना था, D पॉइंट कहाँ है बेटा आपका D, हाँ D पॉइंट पे कितना था आपका -1 है, और यहाँ पे क्या है -1.73 है। आप ध्यान से देख के बताओ यहाँ पे हो क्या रहा है, देखो ध्यान से देखो, जब मैं इधर से इधर के साइड जा रहा हूं, जब मैं इधर से इधर के साइड जा रहा हूं, मेरी वैल्यू बढ़ रही है कि घट रही है, ध्यान से बात को समझो। पहले 1 था, ये सारे स्लोप्स की वैल्यू है, जब मैं बाएं से दाएं की तरफ जा रहा हूं तो कर्व पे हर एक पॉइंट पे मैंने स्लोप को कैलकुलेट किया, और उस सब स्लोप को भी मैं स्टडी कर रहा हूं। जब मैं बाएं से दाएं में जा रहा हूं मेरे स्लोप की वैल्यूज क्या हो रही है, पहले 1.73, फिर 0.57, फिर 0 घटा, फिर -1, नेगेटिव इंटीजर लाइन पे जा रहा है -1 और घटा, -1.73 और घटा, मतलब क्या हो रहा है बेटा आपका स्लोप जो है वो डिक्रीज कर रहा है। ध्यान से बात को समझो, स्लोप जो है वो डिक्रीज कर रहा है, और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो क्या बोलता है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या करता है dy बाई डी एक्स, जो कि स्लोप है उसके ही चेंज को बताता है। तो चेंज अगर कभी घटे तो नेगेटिव, चेंज बढ़े तो पॉजिटिव, है तो कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। तो मतलब स्लोप का जो चेंज है वो धीरे धीरे जब इधर से उधर जा रहे तो घट रहा है, दैट इज द रीजन ये आपका 0 से लेसर होता है। इस शेप के लिए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव 0 से लेसर होता है, क्योंकि वो आपका घट रहा है, वो बता रहा है कि जब आप इधर से इधर की तरफ जा रहे हो इस शेप के कारण आपका स्लोप वक्त के साथ, पोजीशन के साथ घट रहा है, ठीक है, दैट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ इट। अब पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये आपका शेप होता है कनकेव डाउनवर्ड्स। मैक्सिमम के केस में क्या होता है कनकेव, क्योंकि देखो ये वाला शेप क्या होता है कनकेव होता है ना, ये कन्वेक्स होता है, तो कनकेव आपका नीचे की साइड है, कन्वेक्स ऊपर की साइड है। तो मैक्सिमम के केस में क्या होता है आपका कनकेव डाउनवर्ड्स होता है, ठीक है। पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं मिनिमा कभी आपको करके दिखाऊंगा वहां पे पॉजिटिव क्यों होता है। तो चलिए अभी मिनिमम का केस करते हैं फटाफट से। जैसे मान लिया आपका ये ग्राफ है, ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट पकड़ते हैं, मान लीजिए यहाँ पे एंगल बना रहा है वो 135 डिग्री, यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे वो एंगल बना, नहीं यहाँ पे आप 120 ले लीजिए, यहाँ पे 135, यहाँ पे एंगल कम है ना, यहाँ पे एंगल ज़्यादा है, ठीक है। इस जगह पे एज यूजुअल एंगल क्या आएगा 0 डिग्री, मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट पे, उस पीक पॉइंट पे या डाउनफॉल पॉइंट पे हमेशा 0 डिग्री आता है। फिर यहाँ पे मान लीजिए आपका एंगल है 30 डिग्री, इस जगह पे 60 डिग्री एक्यूट एंगल है ना, इस साइड झुक रहा है तो एक्यूट एंगल ही होगा। अब ये मान लीजिए पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये डी है, ये ई है, एक एक पॉइंट पे निकालते हैं। चलिए ए पॉइंट पे निकालते हैं, पहले स्लोप निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, तो कैसे निकालते हैं tan ऑफ दैट एंगल, तो tan 120 अभी हमने किया था, tan 120 होता है 180 माइनस 60, उसके चलते माइनस tan 60,
माइनस tan 60 मतलब माइनस √3 कितना होता है माइनस 1.73। अब बी पॉइंट पे देखते हैं कितना है 135 स्लोप निकाल रहे हैं, तो ये माइनस tan 45 हो जाएगा, अभी हमने किया था सॉल्व, तो ये हो जाएगा -1। सी पॉइंट पे देखते हैं tan 0 डिग्री कितना हुआ 0। अब डी पॉइंट पे देखते हैं tan 30 डिग्री ये होता है 1/√3, रैशनलाइज करोगे तो 3/√3। अभी सॉल्व किया था इसको 0.57 के आसपास कुछ आया था। फिर ई पॉइंट पे देखते हैं tan 60 डिग्री कितना होता है √3 मतलब 1.73। अब ध्यान से देखो, जब मैं इधर से इधर जा रहा हूँ, आप इंटीजर लाइन लगा के देख लो, नंबर लाइन लगा के देख लो। अगर मान लीजिए यहाँ पे आपका 0 आ रहा है, ये आपका -1 है, यहाँ पे -1.73 है, यहाँ पे 0.57 है, यहाँ पे 1.73 कुछ ऐसे आ रहा है, ऐसे जा रहा है, ठीक है, ओके फाइन। तो आप खुद देखो, जब आप इधर से इधर के साइड मूव कर रहे हो, तो ये जो आपका पूरा स्लोप है, ये जो आपका पूरा स्लोप है वो बढ़ रहा है कि घट रहा है? देखो -1.73 -1 0। पिछली बार क्या हो रहा था, पिछले बार ऐसे वैल्यूज आ रहे थे 1.73 0.57 0 फिर -1 फिर ऐसे कुछ आ रहा था, वो घट रहा था। लेकिन इस बार तो ऐसे जा रहा है, तो ये क्या हो रहा है ऐसे जा रहा है, ये क्या हो रहा है इंक्रीजिंग, मतलब स्लोप इज इंक्रीजिंग। आप जैसे जैसे ग्राफ की इधर से इधर की तरफ जा रहे हो स्लोप इज इंक्रीजिंग। अब स्लोप के इंक्रीमेंट को समझाता कौन है, एक्सप्रेस कौन करता है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, स्लोप के चेंज को ही तो समझा रहा है, स्लोप के चेंज को ही तो समझा रहा है। और वो चेंज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर वो बढ़ रहा है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। समझ रहे बात को? दैट इज द रीजन कि इसका शेप ऐसे पकड़ता है, ये होता है कनकेव अपवर्ड्स। अब आपको समझ आया कि जब मिनिमम का केस होता है, मतलब शेप ऐसा होता है ग्राफ का, तब हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को पॉजिटिव क्यों लेते हैं, और जब शेप ऐसा वाला होता है तब हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को नेगेटिव क्यों लेते हैं, तब नेगेटिव लेते हैं। क्यों? क्योंकि तब बेटा जब इधर से आप इधर की तरफ जाते हो आपका स्लोप डिक्रीज करता है, और यहाँ पे जब इधर से इधर जाते हैं तो आपका जो स्लोप है वो इंक्रीज करता है। स्लोप के इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को ही सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव रिप्रेजेंट करता है, तभी उसी वजह से उस केस में नेगेटिव होता था, इस केस में पॉजिटिव हो रहा है। और अगर मान लीजिए जब इतना कुछ कर ही लिया है कि सर इन्फ्लेक्शन पॉइंट वाला जो लॉजिक है वो भी आप समझा सकते हैं, हाँ बिल्कुल समझा सकता हूँ। देखो अगर मान लीजिए आपका ग्राफ कुछ ऐसा जा रहा है, इस पॉइंट पे इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, इस जगह से थोड़ा सा पीछे देखो, इस जगह से थोड़ा सा आगे देखो, इस जगह पे भी लाइन यहाँ पे है, इस पॉइंट पे भी लाइन यहाँ पे है, इस पॉइंट पे भी लाइन यहाँ पे, इस पॉइंट से थोड़ा आगे, ये मान लो इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। तो इस इन्फ्लेक्शन पॉइंट के पीछे और इस इन्फ्लेक्शन पॉइंट के आगे आपका लाइन देखो पैरेलल ही है। इस जगह पे अगर आप टेंजेंट खींचोगे तो आपका 0 डिग्री आएगा, तो tan 0 मतलब 0। इस जगह पे टेंजेंट खींचोगे तो क्या आएगा, 0 डिग्री के चक्कर में 0। इस जगह पे tan 0 डिग्री के चक्कर में 0। मतलब आप थ्रू आउट द प्रोसेस देखो, इस पॉइंट के एक पीछे पॉइंट एक आगे पॉइंट, आप इधर से जब इधर के साइड जा रहे हो तो आपके टेंजेंट में मतलब स्लोप में कोई बदलाव ऐसा सच नहीं आ रहा है। इधर भी जैसा था उधर भी वैसा ही है, कोई बदलाव नहीं आ रहा, और आपका स्लोप जो है वो एक ही जगह पर अटका हुआ है, क्या 0। और स्लोप का कोई चेंज भी नहीं आ रहा है, और स्लोप के चेंज को हम क्या बोलते हैं, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो बेटा जब स्लोप का कोई चेंज ही नहीं आ रहा है उसको क्या बोलेंगे, 0। अगर बढ़े तो पॉजिटिव, चेंज पॉजिटिव, घटे तो चेंज नेगेटिव, चेंज हो ही ना तो क्या आएगा 0। तो इसी वजह से इन्फ्लेक्शन पॉइंट के लिए आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव 0 आता है, क्योंकि उस पॉइंट के इधर और उस पॉइंट के उधर कोई चेंज नहीं आ रहा, क्योंकि इधर भी टेंजेंट खींचोगे तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इधर भी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इधर भी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। 0 डिग्री 0 डिग्री 0 डिग्री, tan 0 डिग्री 0, tan 0 डिग्री 0, tan 0 डिग्री 0, तो हर बार स्लोप आपका सेम ही आ रहा है, वो भी क्या 0 0 0 0, कोई बदलाव भी नहीं आ रहा। समझ गए? ये है इसकी कहानी। तो चलिए आज का वीडियो बहुत लंबा हो गया, कोई बात नहीं, आपको समझ तो आया, ओके। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। कोई भी डाउट्स है आप बेझिझक मुझे कॉल कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। और हाँ, डेरिवेटिव्स अगर आपको नहीं आता तो पहले उसके बारे में थोड़ा नॉलेज रख लीजिए, जैसे एक्सीलरेशन वेलोसिटी, इसके बारे में अगर आपको आइडिया नहीं है तो उसके बारे में थोड़ा नॉलेज रख लीजिए। उन सब रेस्पेक्टिव वीडियोज़ के लिंक्स जो हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। अगर आपको नहीं पता है तो पहले देख लीजिए, उसके बाद ये टॉपिक पे आइए, तभी आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं, प्रैक्टिस करते रहिए, तब तक के लिए बाय।